बड़े अफसोस की बात है, अचंभे की बात है, हैरत की बात है। हुकूमत जब अपना बजट बनाती है तो पहले अपने अखराजात गिनती है। पाकिस्तान में डिलेमा ये है कि जो लोग इंडस्ट्री लगाते हैं वो फिर पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं। कशकोल तोड़ने का लफ्ज इतना क्लीशेड हो चुका है कि मैं उसको इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। आप ये देखें कि टैक्सों की भरमार है। ईमानिया बात है कि हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू आपको। हम खुशामदीद कहेंगे, दुनिया बोल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस जुम्मे के मुबारक दिन के वसीले से हम सब की मुश्किलात दूर करे और बजट को हमारा दोस्त बनाए इंशाल्लाह। वैसे मुझे तो वैसी ख़ास एक्सपेक्टेशंस नहीं है। जो कल से खबरें गर्दिश में है, जो एनालिसिस मैंने सुना है, उसके बाद तो खैर बिल्कुल भी नहीं। आज जुमा है जनाब और ज़िलक़द की 19 तारीख है। प्रोग्राम का आगाज़ हम हदीस मुबारका के साथ करते हैं एज़ यू नो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग हसद से बचो, इसलिए कि हसद नेकियों को इस तरह खा लेती है जैसे आग ईंधन को। आज हमारे मुआशरे में नाज़रीन ये बीमारी आम हो गई। आप भी जानते हैं कि हम लोगों को किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। हम ये चाहते हैं कि उसके पास अगर इतना है तो हमारे पास इतना होना चाहिए, उसके पास अगर इतना आ गया तो हमारे पास इतना होना चाहिए। कैसे इतना खुश है वो? लोग हसद की आग में खुद का सुकून भी तबाह कर लेते हैं। ये जो ज़्यादा की चाह है ना, और किसी को खुश देखकर जो हमें परेशानी होती है, इसका बहुत नुकसान है। और इसीलिए कहा गया है कि जनाब हसद से बचो। और हसद से बचने का जो बेसिक तरीका है, वे फॉरवर्ड है, दैट इज़ आप अपनी नफ्स पे कंट्रोल करें। अगर आपने अपनी नफ्स पे कंट्रोल नहीं किया तो आपकी ख्वाहिशात टेक ओवर कर लेंगी, आपका सुकून तहस नहस हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि आप सब्र और शुक्र से काम लें। ये हमारी दीन की दो तलवारें हैं, सब्र और शुक्र। आप सब्र करते रहेंगे तो कोई मुश्किल बड़ी से बड़ी आ जाए, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, आपको उस मुश्किल से निकालेगा। और शुक्र करते रहेंगे तो कभी मुश्किल में आएंगे ही नहीं। शुक्र इतनी ताकत रखता है। तो बिल्कुल सब्र और शुक्र की ताकतों को अपने साथ रखिए और हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र बजा बिल्कुल। अच्छा जी, मैं बताऊं जनाब तला, कल का दिन हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बड़ा दिलचस्प था, हंगामा खेज था, क्योंकि कल कुछ लोगों को चेहरे छुपाने पड़े, कुछ खुलकर सामने आए हुए थे। तो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन थी। और ट्रेंड्स की मैं साथ ही बात कर लेती हूँ। ट्रेंड्स में क्योंकि पहला ट्रेंड ही ये है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जनाब ये हैशटैग कल चला है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आते ही टॉप ट्रेंड में भी शामिल हो गई। जहांगीर तरीन ने अपनी सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया, लेकिन मैं इसका मैनिफेस्टो ढूंढती रही जो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। ये कह दिया गया कि अगले 2 से 3 दिन रोज़ में मैनिफेस्टो भी आ जाएगा। तो इस ट्रेंड में सारिफीन ने नई सियासी जमात के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और 23,000 से ज़ायद सारिफीन इस पर ट्वीट्स भी कर वैसे मैनिफेस्टो का इंतजार करना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि सरिश एज द नेम सेज इट ऑल, इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी हमें चाहिए। स्टेबिलिटी की बात हो रही है, किस तरीके से सियासी, मुआशी और मुआशरती इस्तेहकाम आएगा हमारी सोसाइटी में। एक पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, बड़ी खूबसूरत एक डॉक्यूमेंट्री है, उसका नाम है द पावर ऑफ नाइटमेयर्स। उसमें यह दिखाया गया है कि सियासतदान पहले ख्वाब दिखाया करते थे वोट लेने के लिए, अब वो नाइटमेयर्स दिखाते हैं, बुरे ख्वाब आपको दिखाते हैं कि इनसे आपको बचा लेंगे। यानी पहले आपको कहते थे हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, अब कहते हैं आपको इससे बचाएंगे, इससे बचाएंगे, इससे बचाएंगे। तो पावर ऑफ नाइटमेयर्स इतनी ज़्यादा है, वो खौफनाक ख्वाब इतने सारे हमारे सामने कि हमें इस्तेहकाम के नाम से पार्टी बनानी पड़ेगी। वैसे मुझे एक बात बताइएगा, कभी ऐसा हुआ है कि मैनिफेस्टो आए और उस पर बाकायदा तौर पर वैसे ही अमल भी हो? अगर पार्टी इक़्तिदार में आ जाए तो जस्ट ये एक फॉर्मेलिटी होती है, कागजी करनी होती है, लेकिन एटलीस्ट आप उनसे फिर क्वेश्चन कर सकते हैं कि देखिए आपने तो आते वक्त ये भी बताया था, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। वो क्वेश्चन को ऐसे घुमाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे और कुछ बोल भी ना पाएंगे। ऐसा ही है। अच्छा जी, दूसरे हैशटैग की तरफ आते हैं। दूसरा हैशटैग है जी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से, ये ट्रेंड में शामिल रहा है और पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी समझे जाने वाले आमिर लियाकत को दुनिया से रुखसत हुए 1 साल बीत गया है। उनकी पहली बरसी पर सियासी, मजहबी और शोबिस सितारों की जानिब से खुसूसी दुआओं से उनको नवाजा जा रहा है और तकरीबन हज़ारों में लोगों ने ट्वीट्स किए हैं। यकीनन मैं कहूँगा तमाम देखने वालों को, उनके फैंस को, उनके चाहने वालों को कि उनके लिए दुआ मग़फ़िरत फरमाए, क्योंकि यकीनन मुश्किल है। बहुत बड़ी एक शख्सियत थे, जिस तरह दुनिया से गए, हर किसी का दिल टूटा और उनके घर वाले ऑफ कोर्स उनको सब्र जमील अता फरमाए। आज भी तलहा उनके जितने भी ट्रांसमिशंस हैं उनको देख के
लोग अगली ट्रांसमिशन की तैयारी करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी उनकी ट्रांसमिशन रिपीट पे चलाई जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। तारीखी महंगाई के दौर का बजट भी क्या तारीखी होगा, ये सवाल है हमारे जहन में है। आम आदमी पर टैक्स कितना लग रहा है, महंगाई का क्या बनेगा, अशे ज़रूरिया के दाम कितने बढ़ेंगे, हुकूमत किस पर टैक्स बढ़ाएगी, कहाँ घटाएगी, और तनख्वाहों में इजाफा कितना होगा, पेंशन कितनी बढ़ाई जाएगी। बजट को लेकर आम आदमी के जहन में सवाल बेशुमार। जवाब के लिए बजट का इंतज़ार। वज़ीर ख़जाना इसाक डार आज शाम तमाम सवालों के जवाब देंगे। तमाम खवातीन और सैरिश के लिए बुरी खबर, मेकअप के दाम बरकरार रहने का इम्कान। हुकूमत का मेकअप, शैम्पू और परफ्यूम्स पर आयद 25% टैक्स बरकरार रखने का प्लान। ब्रांडेड शूज, पर्स, साबुन और लोशन भी भारी टैक्स का शिकार होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान क्या वाकई मुस्तकबिल में इस्तेहकाम लाने में कामयाब होगी? सियासी हलकों में ये बहस छिड़ गई है। नई पार्टी के क़याम पर हुकूमत ने भी साथ चलने की पेशकश कर दी है और देखते हैं अब क्या सूरत हाल बनती है। और बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। रमजान ट्रांसमिशन के बानी मारूफ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को बिछड़े 1 साल हो गया। मद्दाहों के दिलों में वो आज भी जिंदा। तो सबसे पहले जनाब बजट की बात कर लेते हैं, क्योंकि बजट आज पेश किया जाना है, लेकिन मैंने बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाई थी। मुझे लग रहा था कि इस दफा लगा ली थी आपने एक्सपेक्टेशन? मुझे ऐसा लग रहा था कि IMF के साथ डील नहीं बनने वाली, और अभी जो आप कह रहे थे ना कल भी कि उधर से अप्रूवल आया है तो ये बजट पेश किया जा रहा है। जब वो टर्म्स डिसाइड ही नहीं प्रॉपरली हो पाई और जिस तरह होनी चाहिए थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद हुकूमत थोड़ी देर के लिए इस मामले को साइड पर रखेगी। आगे इलेक्शन भी है तो ये बजट कुछ अवाम दोस्त आएगा कि भाई हमने कैंपेन भी चलानी है, कुछ तो बताएंगे कि हमने ये आपको दिया, आगे भी देंगे, तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरी अरमानों पर कहते हैं ना आंसू में बह गए, पानी फिर गया। नहीं रखा करें एक्सपेक्टेशंस, लेकिन मुझे ये मालूम है कि पिछले साल बजटरी खसारा, बजट डेफिसिट 3,500 अरब था। इस साल बताया जा रहा है कि वो बजटरी खसारा 6 से 8,000 अरब के दरमियान होगा। हर इंसान जब अपना बजट बनाता है तो पहले वो ये सोचता है कि मेरी आमदन कितनी है और आमदन के हिसाब से अपने अखराजात तय करता है। लेकिन मैं बजट ट्रांसमिशंस काफ़ी वक्त से कर रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़े अफसोस की बात है, अचंभे की बात है, हैरत की बात है, हम खामोश बैठे हैं कि हुकूमत जब अपना बजट बनाती है तो पहले अपने अखराजात गिनती है, फिर सोचती है कि हम ये आमदन कहाँ से लाएंगे। यानी जितने हम पैर फैला रहे हैं उतनी हमारी चादर नहीं है। इस बार भी कोई 14,500 अरब का बजट आने का तैयार है, टोटल आउटले जो बताया जा रहा है, और इतने बजटरी डेफिसिट के साथ कोई भी टारगेट अचीव नहीं हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक नेगेटिव ग्रोथ तकरीबन देखने में आई है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब ने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ इस्लामाबाद से उमर हयात भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं पहले आमिर साहब आपकी तरफ ही आ जाती हूँ, मुझे ये बताइएगा, कल से सारे एनालिसिस भी चल रहे हैं और गुफ्तगू हो रही है बजट को लेकर। मेरे तो एक्सपेक्टेशंस जो मैंने लगाई थी, मुझे लग रहा है उन पे पानी फिर गया है। अवाम दोस्त बजट मुझे तो ये नहीं लग रहा। आपने किस तरह देखा है इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को? देने के लिए फिस्कल स्पेस नहीं है। ये बजट जो है दो बड़ी मुतजाद ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। एक तो ख्वाहिश ज़ाहिर है ये है, जैसे आपने कहा कि कोई अवाम दोस्त बजट होगा। अवाम दोस्त बजट से मुराद ये होती है कि एक्सपेंशनिस्ट बजट हो, कि जिसमें आप मईशत को कहते हैं ना कि वो तेज करने के लिए आप इक़दामात करें, उसको उसके अंदर मतलब है कि ये करें कि जी लोग ज़्यादा जो ग्रोथ है हमारी उसमें इजाफा हो। अच्छा, जब आप इजाफा करते हैं और उसमें बिजनेसमैन फ्रेंडली बजट देते हैं, अवाम को रिलीफ देते हैं, तनख्वाहों में इजाफा करते हैं या सब्सिडीज ज़्यादा देते हैं, ज़र अनाज जिसको कहते हैं, उसके नतीजे में आपका डेफिसिट बढ़ता है क्योंकि आपकी इतनी आमदनी नहीं है कि जितना आपके खर्चे हैं। तो ये ख्वाहिश है कि कुछ MNAs को, क्योंकि उनको पता है कि ये बड़ा वो वाला बजट है कि जिस साल उनको इलेक्शन भी लड़ना है, तो और वो इलेक्शन जो होगा वो आप देख लें कि बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है। अगर ये लोग अगस्त में इनकी पूरी हो रही है मुद्दत तनदीद की। दूसरी ख्वाहिश ये है कि जो IMF का प्रोग्राम है उसको बहुत ज़्यादा ब्रीच ना करें। IMF पहले ही आपको जो है, जो आपके बाकी 9th रिव्यू है अभी तक पूरा नहीं हुआ, $2.5 बिलियन आपके जो अभी करंट प्रोग्राम चल रहा है जिसको जून में ख़त्म होना है, उसके पैसे मिल रहे हैं। अब IMF का प्रोग्राम आपसे कहते हैं कि बेल्ट को टाइट करें, ज़र-ए-अनाज का खात्मा करें, यानी कि सब्सिडीज का खात्मा करें, एक्सचेंज रेट को आप मार्केट ओरिएंटेड करें। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप करते हैं उसके नतीजे में वो जो कहते हैं ना इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है और बाकी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। अच्छा, फिर एक और बात बहुत अहम ध्यान में रखने की है, वो ये कि बजट साल भर के लिए नहीं आ रहा। ये बजट आ रहा है 6-7 हफ्तों के लिए, 8 हफ्तों के लिए। वजह ये कि जब
इसके बाद जो है मतलब है कि आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट ने आ जाना है। अगर ये जुलाई में अगस्त में अपनी असेंबली खत्म होती हैं, डिजॉल्व होती हैं, तो आप गिन लें कि हम अभी जून में खड़े हैं, जुलाई अगस्त सिर्फ 2 महीने मिलते हैं। उसके बाद जब नई वो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और उसके बाद वो मतलब है कि जाहिर है वो उस तरह का चेंजेस नहीं कर सकती, लेकिन जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी अच्छा तो आमिर साहब अब इसमें मैं उमर की तरफ भी मैं जाऊंगी, लेकिन इन्होंने इस ऑप्शन को क्यों ऑप्ट नहीं किया कि आईएमएफ की तरफ बिल्कुल ना जाते? जाहिर है आप खुद ही कह रहे हैं कि 6-8 महीने का बजट था, आगे इलेक्शंस भी हैं, कैंपेन भी इन्होंने चलानी है, तो अवाम को रिलीफ मिल जाता, कुछ इनको भी बताने का मौका मिलता, या फिर इनके लिए ये जरूरी था कि ये ट्रैक पर रहे आईएमएफ के, क्योंकि आगे हो सकता है कि इनकी हुकूमत बन जाए, तो इनके लिए ये भी जरूरी था? वजह क्या बनी है? देखिए, आईएमएफ के पास जाना नागुज़ीर है, जरूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कोई और प्लान भी है नहीं, कोई और आपको पैसे नहीं देता। देखें, आईएमएफ प्रोग्राम का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि जो दूसरी पैसे जो लोगों के पास होते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास, दीगर मल्टीलैटरल डोनर्स या लैंडिंग एजेंसीज के पास होते हैं, बायलैटरल जो आपके डोनर्स होते हैं, उस वक्त आपको फंडिंग करते हैं कि जब आपके पास आईएमएफ प्रोग्राम आ जाता है। आईएमएफ प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आप कमिटेड हैं टुवर्ड्स सम रिफॉर्म्स, तो रिफॉर्म्स करेंगे। अच्छा, क्योंकि लोगों को इत्मीनान नहीं है पाकिस्तान के ऊपर कि जी रिफॉर्म करते नहीं करते, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप नहीं करते आईएमएफ के प्रोग्राम तो आपके पास पैसे नहीं आते। तो आईएमएफ के पास जाना जो है आपके लिए जरूरी है, अज़बत जरूरी है, और अगर आप जितना डिले करेंगे, जितनी देर होगी, उतना ही हम लोग मुश्किल में फंसेंगे। अच्छा, अगर आप नहीं जाते आईएमएफ प्रोग्राम के पास, आपको अगले बरस जो है $25 बिलियन जो है वो देने हैं। आपको जो है मतलब है कि फिस्कल स्पेस आपके पास नहीं है कि किसी भी किस्म की आप रिलीफ देंगे। अगर आप रिलीफ देंगे, तो उर्दू का मुहावरा है कि सर ढाकेंगे तो पाँव नंगे होंगे, पाँव ढापेंगे तो सर नंगा होगा। चादर आपकी बहुत छोटी सी है, उस चादर को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते एकाएक। तो हमारे तो मतलब ये लफ्ज जो है कि जी रिलीफ देना है, रिलीफ का आपके पास जगह ही नहीं हो। रिलीफ के लिए मतलब जो बजट का काम रिलीफ देना नहीं होता, बजट का काम होता है इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना, कि मईशत की एक्टिविटी बढ़े, उसके अंदर मतलब है कि आपको वो मिले, डायरेक्शन मिले, वो चीज हम लोग नहीं कर सकते। राइट सर, वो जिस चादर का आप जिक्र कर रहे हैं ना आमिर साहब, वो चादर बेसिकली एक रेक्टेंगल शेप चादर थी, हमने उसको फाड़ दिया है काफी जगहों से, ताकि हम पैर और मुंह एक साथ कवर कर सके, फिर चाहे जिस्म के दूसरे हिस्से कवर हो या ना हो। उमर को शामिल करते हैं गुफ्तगू में। उमर हयात, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा, हम जानते हैं कि हुकूमती अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, बजट डेफिसिट कहा जा रहा है 6 से 8 हज़ार अरब के दरमियान होगा, पिछले साल 3,500-4,000 अरब के दरमियान था। अब सवाल मेरा ये है कि हुकूमत अपने अखराजात कम क्यों नहीं करती है? हमारे हुक्मरान क्यों आज भी 5 से लेकर 15 करोड़ तक की गाड़ियों में चल रहे होते हैं? इतनी लेविश स्पेंडिंग होती है, जिस तरह ट्रैवल किया जाता है, लाहौर लश्कर की तरह 60-70 की काबीना है। जब तक ये कहते हैं ना ऑस्टेरिटी मेजर्स, चैरिटी बिगिंस एट होम, जब तक ये खुद अपने अखराजात कम नहीं करेंगे, कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अवाम डिसिप्लिन में आ जाए? जी बिल्कुल तलहा, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमेशा ये होता है कि हर इंसान की एक आदत होती है कि उसे दूसरे में खामियां नज़र आती हैं, ख़ुद में उसे खामियां नज़र नहीं आती, और वो अपने गिरेबान में नहीं झांकता। और ये हुकूमत का भी यही हाल है कि हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि रात 8 बजे कारोबारी मराकज़ जो है वो बंद किए जाएँ ताकि तवानाई की बचत हो। लेकिन अपने दफातर में देखिए और फिर इनकी जो लग्जरियस लाइफस्टाइल है उसको देखें तो वो इन्होंने कम नहीं करना, क्योंकि अब एक पॉलिसी आई थी मोनेटाइजेशन पॉलिसी, और उसके तहत जो अफसरान हैं उनको छोटी गाड़ियां दी गई थी और ड्राइवर के बगैर। अब ये जब मोनेटाइजेशन पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू हुआ, गाड़ियां ख़रीदी गई, अफसरान में तकसीम की गई, लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि वो अफसरान वही लग्जरियस गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरह जो हुकूमत है, वज़रा है, या हुकूमत के जो अखराजात हैं, वो हमेशा उसमें हमें इजाफ़ा होता हुआ नज़र आता है। और एक तरफ तो हुकूमती अखराजात में इजाफ़ा होता है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि बड़े पैमाने पर जो करीबी लोग हैं या बड़े लोग हैं उनको टैक्स एग्जेम्पशंस दी जाती हैं। गरीब आदमी से टैक्स लिया जाता है, अमीरों को टैक्स एग्जेम्पशन दी जाती है, और अगर किसी अमीर पर टैक्स लगता भी है तो वो भी गरीब से ही वसूल होता है, क्योंकि अगर कोई फैक्ट्री वाला है तो उसने फैक्ट्री में जो चीज़ बनानी है उसके रेट्स में इजाफा कर देना है, और जब रेट्स में इजाफा करेगा तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है उसको बढ़ा देगा, टैक्स हुकूमत को दे देगा, और वो टैक्स गरीब से लेगा।
अब यही सूरत हाल है कि ना तो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं, ऐलानात बहुत हुए हैं, इसी तरह रिफॉर्म्स हर हुकूमत में हम देखते हैं कि रिफॉर्म्स के हवाले से कमेटियां बनती हैं, और लेकिन रिफॉर्म्स हमें कहीं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हमें अशद जरूरत है जो कि नहीं होती। आमिर ज़िया साहब, क्या वजह है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम नहीं करना चाहते, हम ऐसी स्ट्रेटजी या पॉलिसी नहीं बना पाते, या बनाते हैं तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, और ये जो डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है इससे हम कब बाहर निकलेंगे? देखिए, पहली बात ये कि जो हमारा बल्क का खर्चा है वो इस वक्त जा रहा है डेट रीपेमेंट के अंदर। हमारा जितना हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, जैसे पहले 9 माह की फिगर मुझे जो मैं गलत याद नहीं कर रहा, उस पर 55.5% जो है हमने डेट सर्विसिंग कर दी। ठीक है, फिर हम लोग देते हैं NFC अकॉर्ड के तहत, NFC जो हमने किया हुआ है उसके तहत हम गालिबन 56-57% जो है वो हम सूबों को दे देते हैं। तो जो अकाउंट खोलते हैं वो मनफी होता है। तो हुकूमत चलाने के लिए, इसके लिए तरक्याती कामों के लिए और हत्ता कि डिफेंस के लिए जो भी हम करते हैं वो कर्ज उधार से करते हैं। ये हमारी सूरत हाल है। रेवेन्यू कलेक्शन हमारा कम है। रेवेन्यू कलेक्शन क्यों कम है? उसकी वजह जाहिर है कि हम उन्हीं शोबों के ऊपर, ये जो ऑलरेडी पुराने टैक्स पेयर हैं उन्हीं की हम गर्दन जो है दबोचते हैं, उसको हम एक्सपेंड नहीं कर रहे। ये एक बहुत बड़ा अहम बात है। एग्रीकल्चर पे हम टैक्स नहीं लगाते क्योंकि वो सूबाई डोमेन के अंदर आता है, क्योंकि लगना चाहिए, और वो वहाँ बहुत ज्यादा आमदनी है। फिर आपने ये पूछा कि जी डॉलर क्यों कम है? डॉलर इसलिए कम है कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम है। हमारी एक्सपोर्ट्स 27 अगर बिलियन है, वो बजाय बढ़ने की कम हो गई 30 बिलियन से। हमारे साथ जब एक ज़माने में 90 के आगाज़ था तो वियतनाम की और पाकिस्तान की तकरीबन एक एक्सपोर्ट हुआ करती थी। वियतनाम की हमसे 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई और हम वहीं पे हैं। हमारी 24-25 होती थी, हमने बड़ा तीर मारा कि हम 30 हो गए। ठीक है ना, 30 बिलियन हमने लास्ट ईयर टच किया था। फिर हमें मिलते हैं 30-32 के करीब रेमिटेंसेज आते हैं। 60-62 अरब डॉलर हम कमाते हैं जो हमारे पास आते हैं फॉरेन एक्सचेंज में। हम जो इंपोर्ट करते हैं वो, अगर हम अभी तो खैर कंट्रोल्ड इंपोर्ट थी, कम हुई, वरना हमारी 80-85 डॉलर की इंपोर्ट होती है तो आपका डेफिसिट आ जाता है, बहुत बड़ा डेफिसिट आ जाता है। तो ये जब तक हम लोग अपना इस चीज को दुरुस्त नहीं करेंगे, बिल्कुल एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिले उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, रेमिटेंस अट्रैक्ट करें वो भी कोई जनाब ऐसी पॉलिसी नहीं है। और दूसरा भी तकरीबन 13 बिलियन डॉलर्स हमें डेट पे करना है दिसंबर तक। आप कह रहे हैं 6-8 महीनों के लिए बजट आया है, तो ये जो फिर आगे हुकूमत बनेगी पैसे कहां से देगी, इसका कुछ पता ही नहीं है। वो तो छोड़िए ना, बात बताऊं, आमिर ज़िया साहब, 25 अरब डॉलर तो हमें अगले 5 साल हर साल देने हैं अपनी डेट सर्विसिंग में और डेट के चक्कर में। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें सर, तो एक बात मुझे बड़ी सरप्राइजिंग लगी थी, मुझे झटका भी लगा था कि मैं कहता हूँ क्यों हो रहा है। सूबे का जो तरक्याती बजट रखने की तजवीज़ दी जा रही है वो तकरीबन 1100 अरब के दरमियान है, विफाक का सॉरी, और जो बाकी जो चारों सूबों हैं उनके लिए कोई तकरीबन 1500 अरब रुपए मुख्तस करने की बात हो रही है। मैं इस बात पे हैरान हुआ था कि विफाक तो सर इतना छोटा सा है, उसके लिए 1100 अरब, और जो सूबे इतने बड़े बड़े हैं उनके लिए 1500 अरब। क्या ये खुला तजाद नहीं ज़िया साहब? कि बिल्कुल, ये देखिए, ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना हमारे, कि वफाक भी वो जिम्मेदारियां लेता है, ओवरलैप करता है कि जो सूबों का असल काम होता है। वरना आपको तो सिर्फ जो फेडरल के तहत आपको उस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स लेने हैं कि जो जिसकी अहमियत वफाक की हो, लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ वो कॉन्ट्रडिक्शन है, अपने अंदर वो पाया जाता है। अच्छा, फिर एक और बात है कि सूबों के पास सिर्फ जो है राइट्स हैं, उनके पास जो है पैसे उनको आप देते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। मतलब ये कि दिफा और डेट रीपेमेंट ये जो है वफाक की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके ऊपर सूबों को कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना। अगर उनको एक लाइन्स शेयर मिल रहा है सूबों को पाकिस्तान के रिसोर्सेज में वफाक के, तो उन पर यह जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। हमारा बजट बन ही नहीं सकता इस NFC के तहत, और ये आप मतलब ज़ाहिर है कि हमारे सूबे बड़े जेलसली इस चीज़ को गार्ड करते हैं, लेकिन आप या तो इसको बदलें या आप अपनी आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि 44% रेवेन्यू के साथ आप पूरा मुल्क चला के दिखाएं, ये मुमकिन ही नहीं है। ये मेरे ख्याल में एक कंट्रडिक्शन आ गया है जिसको जनाब दूर करना जितोई साहब बहुत जरूरी हुआ है। अग्रीड सर। उमर, डू यू थिंक ये जो बजट है ये इलेक्शन बजट ज्यादा है, इलेक्शन जीतने का टारगेट ज्यादा रखा जाएगा इस बजट के अंदर रादर देन लोगों को रिलीफ देना या फिर सही नंबर्स दिखाना आवाम को, या नंबर फजिंग का सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, रिलीफ तो आवाम को इस बजट में कोई नहीं है। सिर्फ ये है कि इन्होंने जो डेवलपमेंट जो बजट है उसमें थोड़ा सा इजाफा किया है, वो ये है कि 1150 अरब रुपए किया है। उसमें भी 950 अरब जो है वो वफाकी PSDP यानी वफाकी हुकूमत खर्च करेगी, और 200 अरब
रुपए जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगी। आमिर जा साहब ने एनएफसी की बात की। एनएफसी 10th एनएफसी जो है वो अभी तक ड्यू है और इनकी बात दुरुस्त है कि जब तक एनएफसी के हवाले 10th एनएफसी नहीं होगा तो उस वक्त तक मामलात इसी तरह रहेंगे और 7th एनएफसी पे हम चल रहे हैं, अभी तक मामलात उसी तरह चल रहे हैं। अब जो एक और बात आपने की कि सूबों का बजट जो है वो कम रखा गया है, तरक्याती बजट और वफाक का ज़्यादा रखा गया है। इसमें दो ऐसे सूबे हैं कि जिनका जो तरक्याती बजट है वो 4 माह का दिया गया है। तो अगर ये जब वहाँ से केयर टेकर सेटअप हट जाएगा और वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो शायद उसको उसमें इजाफा हो, तो ये 3000 अरब रुपए से ज़्यादा का जो नेशनल डेवलपमेंट आउटले है ये सामने आएगा। तो प्लान क्या होगा उमर? 4 माह के बाद दूसरा बजट लेकर आएंगे, फिर से मिनी बजट आएगा कोई? नहीं, मिनी बजट नहीं, सूबे अपना बजट खुद बनाएंगे इस हवाले से कि जो उनका जो डेवलपमेंट आउटले है उसको वो, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त केयर टेकर सेटअप है तो वो उसमें वफाक को वो तजावीज़ भेजेंगे और फिर उसके बाद वफाक उसकी अप्रूवल देगा। आमिर साहब, वैसे जो आपके एक्सपीरियंस में कितनी बार ऐसा हुआ है कि केयर टेकर सेटअप के दौरान बजट आ रहा हो? ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं एक बात बताऊं चितोई साहब आपको, वो ये कि हमारे यहाँ जब भी बजट आता है वो साल भर के लिए नहीं होता, एक टेम्परेरी बजट होता है, क्योंकि हम लोग गैर हकीकी बजट बनाकर पेश करते हैं। अब जैसे कि यहाँ तो खैर बहुत ही वाज़ेह है कि हुकूमत बजट देगी, अगस्त में इसका मुद्दत का खात्मा हो रहा है, फिर केयर टेकर आ जाएंगे। जब केयर टेकर आ जाएंगे वो अपने हिसाब से चीज़ें चलाएंगे, फिर मुंतखब हुकूमत आएगी। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर आपने अभी IMF प्रोग्राम को नहीं पकड़ा, जो अगला IMF प्रोग्राम आएगा, या आप लोगों ने ऐसा बजट दिया कि जो लैंड माइन बिछा के जा रहा हो, गड़ा खोद के जा रहा हो अगली हुकूमत के लिए, तो जो अगला आप IMF प्रोग्राम साइन करेंगे जो आपको करना पड़ेगा। आमिर साहब, फाइनली आखिरी सवाल है। एक मिनट, अभी हम लोग रो रहे हैं, उस वक्त हम चीखे मारेंगे, दहाड़े मारेंगे, अगला IMF का प्रोग्राम आएगा। हम तो लपक रहे हैं सर पकड़ने के लिए, वो पकड़ा नहीं रहे सर। मुझे ये बताइए, जो तासुर अवाम में है कि IMF एक विलन है, हमारा दुश्मन है, क्या ये ठीक है? ये मेरे ख्याल में एक प्रोपेगेंडिस्ट अप्रोच है। IMF खुद कुछ नहीं कहता। IMF तो कहता है कि आपको इकोनॉमी दुरुस्त करनी है, उसके स्ट्रक्चरल फ्लॉज दूर करने, तो आपको यही काम करने पड़ेंगे। असल विलन तो हमारा हुक्मरान अशराफिया है कि जो अपने कंट्रडिक्शंस को रिजॉल्व नहीं करता, वो नुकसान में चलने वाले इदारों को नुकसान में चलने देता है, वो मतलब है कि बहुत याशियाँ करता है, वो बड़ी गाड़ियाँ मंगाता है, वो मतलब है और इस तरह के खर्चे करते हैं जो आपके मतलब है कि एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स हैं इस मुल्क में कब से ड्यू हैं, नहीं होके देते। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स की जरूरत है, नहीं होके देता। ठीक है ना, आपके जो नुकसान में चलने वाले इदारे उनको रिफॉर्म की जरूरत है, हम बिलियंस ऑफ रुपीज बचा सकते हैं, वो हम नहीं करते। तो मसला जो है वो हमारी पूरा शराफिया का है, हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का है। बिल्कुल, उन्होंने जब तक हमारी नीयत साफ नहीं होगी और हम ये चाहेंगे नहीं कि भी हमने जो फैसले करने हैं भले वो बोल्ड हों, अवाम के रिलीफ के लिए करने हैं, अवाम के हक में करने हैं, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत है, वो जब तक नहीं होंगी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब और उमर हयात, आप दोनों का मौजूद रहे। यकीनन और अल्लाह करे कि बजट के अंदर सही इकदाम उठाए जाएं, लेकिन एट द सेम टाइम जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसने बजट को काफ़ी डिस्टर्ब किया हुआ है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। बिल्कुल जनाब, और शोहदा को हम सलाम पेश करते हैं। डेली हम ज़रूर कोशिश करते हैं कोई ना कोई एक ऐसी स्टोरी हम शामिल करें। तो शोहदाए पाकिस्तान को बोल न्यूज़ का सलाम है और साने 9 मई के दिलसोज वाक़े को 1 माह मुकम्मल होने पर मेजर अली सलमान शहीद के वालिदैन का जिगर जो है वो पाश है। इंटरव्यू और पुरदर्द पैगाम उनका जो है वो हमारे पास है, हम चाहेंगे कि आपके साथ शेयर करें। देखो कभी या के तेरे बाद वाली अखियां तैरती है आंसुओं में, याद वाली अखियां। देखो कभी या के तेरे बाद वाली अखियां। क्योंकि माओं की तो दुनिया ख़त्म हो जाती है और जब बेटे चले जाएं, अगर ये तो आपको पता है कि माओं ने जाना होता है बेटों के हाथों में, जो कि हर माँ की ख्वाहिश होती है। मेरी तो सारी कायनात वही था, मेरा फादर भी था, मेरा भाई भी था, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था। तो मैं तो उसको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैंने उसको अभी तक जी भर के, जिसको कहते हैं ना, मैंने उसको अभी तक देखा नहीं था।
बैठी रही थी उसके पास, बहुत बातें करनी थी, बहुत कुछ कहना था उसको, वो मैं नहीं कह सकी। बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत तकलीफ़ हुई है हमारे जैसे लोगों को, जिनके प्यारे इतने किसी का नेचुरली किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का फादर है जो शहीद हो गए हैं, तो उनके जज्बात जो है ना वो बहुत मजरूह हुए हैं। हम जैसे मैं और मेरे हस्बैंड हम टीवी पे देख रहे थे जब वो उनकी शोहदा की बेहरमती हो रही थी, तो हम तो ज़ारो कतार रो रहे थे। हमारे दिलों को जो ठेस पहुंची है, तो जिन्होंने भी ये इतना घिनौना काम किया है उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। उसका बचपन जो है वो मैंने देखा तो बहुत हेल्दी था, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, ख़ास तौर पे माँ बाप के साथ, बहनों भाइयों के साथ, अपने कज़न्स के साथ बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहता था। 9 मई का जो वाक़या है बहुत तकलीफ़देह है, बहुत तकलीफ़देह, और ख़ास तौर पे जैसे सब लोग कह रहे हैं ये ऐसा वाक़या होना नहीं चाहिए था। सब लोगों ने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए खून दिया है, तो हम उस खून का क्या मान रख रहे हैं कि हम अपने घर को खुद जला रहे हैं। हमने इस कौम की बेहरमती की है, और जिन लोगों ने काम किया है, जो इन्वॉल्व हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और हम लोग शोहदा को सलाम पेश करते हैं तला डेली बेसिस पर। ज़ाहिर है हमारे सरों का ताज है, हमारे माथे का झूमर है, और हमें हर लम्हे उन्हें याद रखना है। यही वजह है कि हम अपने इस प्रोग्राम में उनकी बात लाजमी करते हैं। और महंगाई की बात तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ बजट भी आज आना ही है। तो जनाब, मुल्क में महंगाई की रिकॉर्ड शरह 38% हो जाने के बाद आज की तारीख में ट्रेडर्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जो इंटरनेशनल इंडिकेटर्स और जो फॉलो करते हैं चीज़ों को, तो कुछ यूके की इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑक्सफोर्ड भी है, दूसरी भी हैं, जो कि इन्फ्लेशन को देख रही होती हैं पूरी दुनिया में। तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 60% है, 60% और वो डिसएग्री करते हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के नंबर से, और 38। और अगर आप खुद भी पाकिस्तान में रहते हैं और महंगाई को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये कहीं से 38 तो फील नहीं हो रही। बिल्कुल। और इसी सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए इस वक्त साबिक सदर हैं केसीसी के शारिक वोहरा साहब, जी हाँ, वो हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और उनसे हम बात करेंगे। शारिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या आप हमारे साथ हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वी मीट अगेन वोहरा साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। माय क्वेश्चन टू यू सर इज कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बजट से? कुछ रिलीफ या फिर टाइम पास? Not even relief, not even time pass, another very very tough time in future. और पाकिस्तान में प्रॉब्लम जो है, मैं पिछले साल भी शायद यही कमेंट किया था, इससे 10 साल पहले भी टीवी पर जब गया था तो यही कमेंट किया था कि हर आने वाला बजट जो है वो हमारे बिजनेसमैन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और सबसे ज़्यादा वो लोग जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो कि 40, 45, 50% गुर्बत की सतह से नीचे रहने वाले लोग हैं, कि जो हालत है वो सुधरने को तरफ नहीं जा रही, कोई डायरेक्शन नहीं बन पा रही। तो बजट में मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है, और जो नंबर्स आए हैं जिनको रिसर्च किया है, कि शायद हुकूमत के पास कोई रिलीफ देने के लिए, सब्सिडी देने के लिए कुछ है। वोहरा साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जाहिर है आपकी गहरी नज़र है इंडस्ट्री पर भी, मार्केट पर, या जो भी हुकूमती पॉलिसीज़ बनती हैं ताजिरों को रिलीफ फराहम करने के लिए, उन सब पे आपकी नज़र होगी। कभी आपको ये इंटेंशन फील हुई कि जो इंटरनल इन्वेस्टर्स हैं या वो कंपनीज हैं जो कि मुल्क के अंदर सरमाया अपना लगाना चाहती हैं, कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, उनको कन्विंस करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए विलिंगनेस नज़र आई हो कि हमने स्ट्रेटजी बनानी है, आपको लूप में लेना है और साथ बैठकर मिलकर चलना है? कभी आपने ऐसा माहौल देखा पाकिस्तान में? मोर और लेस मुझे तो कभी याद नहीं है कि मैंने ये देखा हो कि मेरी इंडस्ट्री या मेरे जैसे और छोटे या बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने कभी ये कहा हो कि हुकूमत ने कोई हमारे साथ ऐसा रवैया रखा हो जिससे कि हम एनकरेज हों कि हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएं। इनफैक्ट पाकिस्तान में डिलेमा ये है कि जो लोग इंडस्ट्री लगाते हैं या डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में आ जाते हैं इकोनॉमी के, वो फिर पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हैं। और बहुत चंद ऐसे देखें कि पाकिस्तान में ग्रुप्स हैं जो पिछले 70 साल में कोई नाम बना सके हैं दुनिया में, वेयर एज हमारे रीजन में
इंडिया देख लें, ईरान देख लें, और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इन 70 सालों में वहाँ हजारों बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स बन गए। हमारे यहाँ क्यों नहीं बने? इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इंडस्ट्री को किस तरह इंसेंटिवाइज करना है, इंडस्ट्रियलिस्ट को किस तरह इकोनॉमी का हिस्सा बना के रखना है। बल्कि अगर मैं एज इंडस्ट्रियलिस्ट रजिस्टर हो जाता हूँ किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, तो उसके बाद बस देखिए, अगर एक इन्वेस्टर, अगर एक ट्रेडर इस मुल्क में खुश होगा, सेटिस्फाई होगा, जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी फले फूलेगी, हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होगा, हम लोगों की मतलब जो मुआशी हालत अब है ये ना होती। आखिर हुकूमत की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ये नहीं चाहती कि आप लोग खुश हों, या फिर हमारे मुल्क से इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल कर बाहर चले जाए, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता? इसकी वजह क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई हुकूमत की मजबूरी है। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं पिछले 30, 40, 50 साल में, जब से मैं एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ हूँ, तो कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं आई जिस गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये हो कि उसने पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है। उन्होंने या अपनी सीटें बचाई हैं, या अपनी वजारतें बचाई हैं, या अपनी पार्टियां बचाई हैं। प्रॉब्लम यही है कि जो लोग हमारे मुल्क का नज़्म नस्क चलाते हैं उनका मुआशरे के साथ एक बड़ा डिस्कनेक्ट है। हमको ये फील होता है कि शायद वो कोई ऐसी मखलूक पता नहीं कहाँ से आए हैं। ऑल्दो इलेक्शंस होते हैं, हम ही शायद उनको इलेक्ट करते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं असेंबलीज में तो ऐसा महसूस होता है कि कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है कि उनकी पूरा डीएनए चेंज हो गया उनका। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है। मैं तो समझता हूँ कि इस पर एक बड़ी रिसर्च होनी चाहिए कि एक एमएनए जिसको मैं यहाँ पर अपने हल्के से वोट देता हूँ, वो असेंबली में जाके क्यों मेरे साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्यों वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री और ट्रेडर के लिए काम नहीं करता। वोरा साहब, मेरी आपसे गुज़िश्ता रोज़ भी गुफ्तगू हो रही थी, हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे थे। अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा एक बड़ा अच्छा फैक्ट कि वोरा साहब उन चंद प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियलिस्ट में से हैं पाकिस्तान के जिन्होंने प्लास्टिक की रिसाइकलिंग का एक बहुत बड़ा प्लांट बनाया है, अपनी मदद आपके तहत उसको चला रहे हैं, और हुकूमती मशीनरी, सिस्टम, मैकेनिज्म, पॉलिसी मेकर्स सिर्फ मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं इनके प्लांट के लिए, आसानियां पैदा नहीं करें, जबकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होना चाहिए। रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट सब्जेक्ट, और पूरी दुनिया को इसकी वजह से बहुत अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। इसाक डार साहब ने भी सैलाब का जिक्र किया था कि सैलाब से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, लेकिन कोई भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। वोरा साहब दे रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच वोरा साहब, आपको मेरी तरफ से भी शुक्रिया, रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, इवन दो आपके पास बहुत मुश्किलात हैं आपके सामने, लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान की खिदमत और मुस्तकबिल की खातिर सारी कुर्बानियां दे रहे हैं। अब सवाल यह है सर, नंबर फजिंग अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए, नंबर फजिंग का मतलब यह है कि जिस तरह हमारे लोकल इंडिकेटर्स जो हमें बता रहे हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, महंगाई की शरह 38% है, जो इंटरनेशनल लोग बैठे हुए मॉनिटर कर रहे हैं वो कह रहे हैं 60% है। नंबर फजिंग बजट में आपको कितनी नजर आ रही है वोरा साहब? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये फजिंग कह लें या नंबर्स की मैनिपुलेशन कह लें, और ये तो हर बजट में होती है, इस बजट में भी होगी। और उसकी वजह यही है कि गवर्नमेंट के पास देने के लिए कुछ नहीं है। टैक्स रेवेन्यू जितना जमा होता है वो सारा या उससे भी ज्यादा जो है वो डेट सर्विसिंग में चला जाता है। आज भी अगर इसाक डार साहब ये अनाउंस करेंगे कि हम 9 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन रुपीस जो है वो टैक्स जमा कर लेंगे, लेकिन वो टैक्स जाएगा कहाँ? या तो वो डेट सर्विसिंग में चला जाएगा या वो गवर्नमेंट की शाह खर्चियों में चला जाएगा। इतने अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हैं, ऐसी पॉलिसीज हैं। आप देखें, सर्कुलर डेट है, 1 ट्रिलियन से ज्यादा पेंशन की पेमेंट्स हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं 208 बिलियन लॉस। तो ये सिचुएशन को जब तक हम कहते हैं कि पकड़ेंगे नहीं उसको, क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम को। देखिए, इसाक डार साहब ने अपनी तकरीर में सैलाब का बड़ा जिक्र किया कि सैलाब से बड़ी तबाहकारी हुई, मईशत को नुकसान पहुंचा। क्लाइमेट चेंज का जिक्र बजट में नहीं आता, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। क्यों सर, क्यों? उसकी वजह यह है कि क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसानात और क्लाइमेट चेंज को कंसिडर करके होने वाले फायदे जो हैं पूरी दुनिया में इंडस्ट्री को और कंट्रीज की इकोनॉमी को और एग्रीकल्चर को और मरीन लाइफ को और लोगों की सेहत को, इस सारा कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए यू नीड पीपल टू अंडरस्टैंड कि मुल्क में क्लाइमेट चेंज और जो दूसरे इश्यूज हैं एनवायरनमेंट के, उससे बेनिफिट किस तरह लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आज अगर हम अपनी क्लाइमेट चेंज को संभाल लें तो हमारी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है वो कितनी बूस्ट कर जाएगी। आज अगर हम अपने क्लाइमेट चेंज को समझ जाएं तो हमारा जो हेल्थ
पे पैसा खर्च होता है वो कितना कम हो जाएगा, लोगों की सेहत बेहतर हो जाएगी। तो इसमें जरूरत इस चीज की है कि ऐसे लोग हुकूमत चलाने वाले आए जिनका एक ऐसा विजन हो। वोरा साहब, अफसोस की बात है कि हुकूमत चलाने वाले जो भी लोग आते हैं उनकी तरजीहात में उस लिस्ट में ये चीजें होती ही नहीं है। ये भी नहीं कि आखिर में हो, शुरू में होना तो बहुत दूर की बात है, वो होती ही नहीं है। मुझे एक बात बताइएगा वोरा साहब, मैं जब से ये शो कर रही हूँ हमारे पास जितने भी बिजनेसमैन आते हैं उनके पास उनसे बात करते हुए एक ही प्रॉब्लम में सुनने को मिलती है कि जब भी कोई डिसीजन मेकिंग होती है बंद कमरों में होती है, हमें बाद में कहा जाता है जी ऐसा करना है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे उस पर हमसे कोई बात नहीं होती है। अब अगर एक बिजनेसमैन को पाकिस्तान में कुछ भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ भी चाहिए तो बाहर से चीज मंगवाने के लिए हमारे पास डॉलर्स नहीं है। मुझे ये बताएगा वक्ती तौर पर ये डॉलर की जो शॉर्टेज रहती है हमारे मुल्क में हमेशा, इसको हल करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं, क्या पॉलिसी, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि इस मसले से दोबारा निकले ना हम? डॉलर का जो इशू है उसका तो फौरी हल ये है कि जितने आपके पास पैसे हैं उतनी आप इंपोर्ट करें। जब तक आप अपनी चादर में नहीं रहेंगे, जब तक आप IMF से, वर्ल्ड बैंक से, दूसरे डोनर्स से पैसे मांग मांग के अपना इंपोर्ट बिल बढ़ाते रहेंगे और LCs खोलते रहेंगे तो ये मसला कभी नहीं हल होगा। द प्रायोरिटी इज कि जब तक हमारी इंडस्ट्री बड़ी नहीं होगी, इंडस्ट्री के पास एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं आएगा, एक्सपोर्ट सरप्लस से हमको फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स नहीं होंगी, तो हम ये समझें कि हम पैसे मांग मांग के अपनी इकोनॉमी को बड़ा कर लेंगे। बड़ा तो ज़रूर कर लेंगे, GDP तो ज़रूर 6% हो जाएगी, लेकिन फिर वही करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, जो आज 25 पर है, पिछले 2 साल पहले 50 पर पहुंच गया था, तो वो 100 पर पहुंच जाएगा। तो डॉलर की जो एक्सपेंडिचर्स और डॉलर की मैनेजमेंट तभी मुमकिन है जब हमको ये रियलाइज करना होगा एज नेशन, एज इंडस्ट्रियलिस्ट, एज बिजनेसमैन कि व्हाटएवर डॉलर्स वी हैव वी कैन ओनली स्पेंड दैट। हम और एनर्जी क्राइसिस से निकलने के लिए क्या हमारे पास एक ही हल है कि हमने 8 बजे दुकानें बंद करनी है और कोई हल नहीं है? इसके अलावा भी बहुत हल है, लेकिन आई एग्री कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और 8 बजे अगर बंद हो जाएं तो ये बहुत ज़बरदस्त इक़दाम होगा। वजह ये है उसकी कि पूरी दुनिया में डे लाइट से एनर्जी के बिल को बचाया जाता है। पाकिस्तान कोई तकरीबन $30 बिलियन का फ्यूल इंपोर्ट करता है, LNG, ऑयल, डीजल और दूसरी चीजें। तो अगर हम अपनी डे लाइट से सिर्फ इस बिल को आधा कर लें और $15 बिलियन बचा लें तो मैं समझता हूं कि IMF के पास जाने की भी जरूरत। चलो, पिछले साल हमने $32 बिलियन की फूड इंपोर्ट्स भी किए थे। अगर हम अपनी ज़राअत को पैरों पे खड़ा कर दें तो ये $32 बिलियन भी हमारे नहीं लगेंगे। अब सवाल ये है कि सर नीयत नजर आ रही है आपको? क्योंकि अगर मिनिमम वेज, कम से कम उजरत इन्होंने 25,000 पे रखी थी पिछले बजट में और इस बजट में अगर मैं समझता हूँ 38,000 नहीं होती है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जो लोएस्ट क्लास है उसकी परवाह नहीं की जा रही है, गरीब की परवाह नहीं की जा रही है। बजट ऐसे लग रहा है कि सिर्फ रईस के लिए बन रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बन रहा है, ताकि उनको मालूम पड़ सके उनको कितना सेल्स टैक्स पड़ेगा, कितना ये टैक्स पड़ेगा, कितना वो टैक्स पड़ेगा। गरीब का तो इसमें कोई जगह नहीं है, कोई मकाम नहीं है। सर, वुड यू एग्री? अब आपकी बात पार्टली बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे यहाँ मिनिमम वेज का जो सब्जेक्ट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बट आई एम टेलिंग यू बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, दुनिया में ऐसा नहीं होता। जो लेबर की जो सप्लाई एंड डिमांड के बुनियाद पर उसकी वेज तय होती है। आज भी पाकिस्तान में हम लोग सैकड़ों इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं जो मिनिमम वेज से बहुत ज़्यादा अपनी लेबर को सैलरी देते हैं। और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, आज कराची में लेबर की शॉर्टेज है, आज भी इन बुरे मुआशी हालात में पाकिस्तान में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त में दिया। साबिक KCCI के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और यकीन माने नाज़रीन, मेरा बहुत दिल चाहता है कि जो लोग ये वेज फिक्स करते हैं ना 25,000, मैं उन्हें कहूँ कि एक हफ्ता ना आपने इस 25,000 में अपना पूरा एक हफ्ता गुजार के दिखाना है, ताकि उनको अंदाजा हो कि किस तरह गुजरता है 25,000 में एक हफ्ता। फिक्स तो आप कर देते हैं। अच्छा जी, आगे जनाब, नौकरी पेशा खातून का बजट क्या रखा गया है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे कफील अहमद बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगी आप भी सुनिए, क्योंकि मेकअप तो बहुत महंगा हो गया। देखिए, बजट 2023 और 24 जो है वो पेश किया जाना है। बजट में क्या तवक्कुआत हैं, क्या टैक्सेस हैं, एक आम जो वर्किंग वुमन है उसका इस हवाले से क्या कहना है। बजट पेश किया जाना है, जो गवर्नमेंट, जो ये मौजूदा गवर्नमेंट है वो 2023-24 का बजट पेश करेगी। क्या तवक्कुआत हैं, क्या कहना चाहेंगी आप?
एक्चुअली बेसिकली बीइंग अ वर्किंग वुमन मुझे ऐसे लगता है कि बजट हमारे लिए बहुत एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमें डाल दे रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर भी जिस तरह से बजट आया तो उसमें भी हमारे लिए कोई ऐसा सच रिलीफ नहीं थी। उम्मीद तो करनी चाहिए, लाउम्मीद तो नहीं होना चाहिए, तो गुनाह है, लेकिन ये है कि हम दरख्वास्त ज़रूर कर सकते हैं कि इस चीज़ को प्लीज़ देखें कि आम आदमी इसको किस तरह मैनेज करेगा, जो अमाउंट जिस तरह से ये जो बजट दे रहे हैं वो कैसे मैनेज, प्रैक्टिकल कैसे होगा। जहरा मेरे साथ थे जिनका भी यही कहना है कि हुकूमत कुछ ऐसे स्टेप्स लेके ये जो अब बजट अपकमिंग है उसमें कोई रिलीफ फराहम किया जाए, ख्वाह वो तमाम ग्रॉसरी आइटम्स हों या दीगर इक्विपमेंट के हवाले से हों, ताकि जो इस वक्त आम आदमी के लिए इस वक्त इन्फ्लेशन के इस दौर में जो है वो जीना मुश्किल हो गया, उसके लिए कुछ आसानी। ख़वातीन की बात हो रही है, ख़वातीन के वो कहते हैं ना ज़ख्मों पर नमक छिड़कने वाली हरकत है कि वो आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, मेकअप के बगैर तो गुजारा नहीं है। तो ख़वातीन के लिए बुरी खबर ये है कि बजट में मेकअप, शैम्पू, परफ्यूम्स की कीमतों में कोई कमी नहीं की गई है। एक साल पहले माली साल 2022-23 में मेकअप के सामान पर 25% टैक्स आयद किया गया था और ये 25% टैक्स नए माली साल यानी कि 23-24 में भी बरकरार रहेगा। यानी कि इम्पोर्टेड मेकअप के सामान, लिपस्टिक, मस्कारे और फेस पाउडर पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। इस वक्त इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ जहरा मौजूद है। ज़ारा जाहिद फ्रॉम FPCCI जी, वेलकम टू दुनिया बोले। ज़ारा, आप परेशान तो नहीं है खबर से? आपको इतने मेकअप की जरूरत नहीं है, सारे ज्यादा परेशान है। नहीं देखिए, परेशानी की बात तो है, इसलिए क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो और हर फीमेल को अफेक्ट करती है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप उसे डील कर सकते हैं कि नहीं, ख़ास तौर पे जो ब्यूटिशियंस हैं या पार्लर्स चला रहे हैं लोग, उनके लिए तो ये बहुत मसला है। बिकॉज आपको पता है कैसे इतनी महंगाई हुई हुई है कितने अरसे से, उसके साथ अगर ये टैक्स लगाते जाएंगे, और पहले वाला टैक्स भी बहुत बॉदर कर रहा था, क्योंकि जस्ट एक एग्जांपल दूंगी, एक ब्रांड है, उसके प्रोडक्ट्स पहले ही इतने एक्सपेंसिव हो गए थे कि उसकी फेशियल लोग मांगने आते हैं, तो अब तो वो आउट ऑफ रेंज हो चुका है, बिल्कुल भी उसमें कोई प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा अगर जो रेट्स इन्होंने बनाए। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जितने ये सैलून्स हैं इनका बिजनेस इफेक्ट होगा, ये रेट्स बरकरार गिर जाएंगे। जी, प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा। फिर उसके बाद मसला ये है कि आपने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको सैलरीज देनी है ऑन टाइम, वो काफ़ी अरसे से वैसे ही अफेक्ट हुआ है। बिकॉज जो वर्कर है वो आता है बहुत दूर दूर से, कराची में वो लोग आते हैं, औरंगी टाउन और उससे भी दूर। अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो कम्यूट करके आए इतनी दूर से, उनके पास 250 रुपीज़ जस्ट फॉर कम्यूट डेली बेसिस पे आप करें, क्या बन जाता है। यानी कि अब सिर्फ अमीर औरतें ही पार्लर्स जाएंगी, गरीबों को चाहिए होम सर्विसेज अवेल करें, किसी मामूली से किसी मतलब बस वो मामूली की भी बात नहीं है, वो मामूली भी बहुत बुरा हाल हुआ है। क्योंकि मैं देखती हूँ ना, मार्केट में मैं हूँ तो मुझे पता है कि बेसिकली इन सब का हाल अंदर से क्या हुआ। खवातीन से वो खास दुश्मनी है हुक्मरानों की। मुझे बताएं, इनकी बेगमात भी होंगी लेकिन उनके पास पैसा है। नहीं, एक्चुअली अब देखिए ना, हम इनमें कितनी चीज़ें जिसको लग्जरी आइटम बोल रहे हैं, दे आर सेइंग कि ये लग्जरी आइटम है, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में ये लग्जरी आइटम नहीं है, ये हर औरत इस्तेमाल करती है। फेस वॉश हो गया, छोटी छोटी चीज़ें हो गई जो कि इट्स नॉट एनी मोर लग्जरी आइटम, उसको लग्जरी में डाल देना और उसके प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ा देना, तो वो तो एक प्रैक्टिकल बात नहीं है। हर चीज़ को लग्जरी में आप डालते जाएं और फिर उसकी प्राइस बढ़ा दे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस तरह की डिसीजन मेकिंग से पहले आपके ख्याल में कुछ आप लोगों को भी कहा जाता है कि आइए बैठिए, बैठ के बात करते हैं? ज़ाहिर आप भी खातून हैं। बेसिकली हम लोग एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को, अब वो सुने ना सुने वो अलग एक स्टोरी होती है। वन साइडेड लव स्टोरी है ये। आप तो खत लिख रहे हैं उनको, लेकिन वो खत पढ़ने को तैयार नहीं है और ना उसे घास डालने को तैयार है, सैडली। तो तला की बेगम भी काफी परेशान होंगी। तला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना मेकअप नहीं यूज करती हैं, कम यूज करती हैं। नहीं देखिए, मेकअप की बात नहीं है, ये यही तो जैसे जेंट्स जो है वो सैरी से मेरा पुराना मजाक है ज़रा, वो बहुत ज्यादा यूज करती है ना, तो इससे अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, जवाब देना। ज़ारा, एनी लास्ट अपील यू वांट टू मेक? आपको मैसेज देना मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ये ना देखें, हर चीज़ को लग्जरी में मत डालें। ये चीज़ें, फेस वॉश हो गया, रेगुलर चीज़ें जो है वो स्किन केयर की हर औरत की नीड है, तो उसको अगर आप एज अ लग्जरी में डाल देते हैं और हर चीज़ की प्राइस बढ़ा देते हैं, तो पीपल विल बी प्रेस्ड टू यूज़ वेरी
चीप सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, और इसमें सबका नुकसान है, सबकी सेहत का राइट, नुकसान टाइम कम है। थैंक यू सो वेरी मच ज़ारा फॉर कमिंग ऑन आवर शो। एक लेते हैं एक ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। राइट, वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और इस वक्त स्टूडियो में मेरे उस्ताद मोहतरम खुर्रम बारी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं बड़ा खुश हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम बारी साहब को पहले वेलकम तो करें सर। थैंक यू सो वेरी मच। हम दोनों के उस्ताद हैं। हमने तकरीबन आई थिंक सो 2013 में मैंने तो बारी साहब के साथ काम किया था। 2013 मैं 2007 की बात कर रहा हूँ सैरिश, असल उस्ताद वो मेरे हैं। प्लीज डोंट कॉपी मी। अब आप ज़ाहिर ज़ईफ होते जा रहे हैं, अब तो क्या मैं बुढ़ा सही, मुझे कबूल अपनी उम्र। खुर्रम बारी साहब जो है ना, हमारे उस्ताद ऐसे भी हैं कि हमने जब अपना करियर शुरू किया था सहाफ़त में, तो हम बिजनेस के ऊपर प्रोग्राम करते थे, स्टॉक मार्केट में प्रोग्राम करते थे एवरी डे। और बारी साहब हमें बताते थे यार ये जो बिजनेस की न्यूज़ है ना, इसकी रेटिंग इसलिए नहीं आती, इसमें सिर्फ नंबर्स नंबर्स नंबर्स, लोग सुन सुन के बेजार हो जाते हैं। भाई ये क्या बोल रहे हैं, इतने नंबर सुनने होते तो मैं कैलकुलेटर खोल के बैठ जाता, आपका प्रोग्राम क्यों देख रहा होता। तो बड़ा आसान करके समझाने की ज़रूरत है। और बारी साहब आसान करके अगर हम ये समझाएं तो ये कहना क्या दुरुस्त होगा कि कशकोल था, कशकोल है और कशकोल ही रहेगा? बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ, और जब से हम IMF के साथ जुड़े भाई साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, हमें मियां जाहिद हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया हुआ है। जाहिद साहब वेलकम टू दुनिया बोल है, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के काउंसिल है और बड़े सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट है पाकिस्तान के, KCCI FPCCI हर जगह आपको नजर आते हैं। जाहिद साहब को भी हम गुफ्तगू में शामिल करेंगे। बारी साहब प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए ये हमारा जो मसला है, और ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि आगे भी हल होने नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त अगर विद और विदाउट IMF देखा जाए कि पाकिस्तान को अब तो खैर ये जून एंड होने वाला है, तो इसमें जो हमारा जो लास्ट ट्रांश मिलना है वो तो मुश्किल लग रहा है, 9th रिव्यू नहीं मिल पाएगा। अब हम जाएंगे दोबारा नए कर्जे की तरफ। लेकिन इस वक्त जो इकोनॉमिस्ट इस वक्त प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि विद IMF भी 50% चांस है डिफ़ॉल्ट का। कि और डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट का एक मैं सॉफ्टवेयर आपको टर्म बता दूं, वो है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। आप अपने कर्जों को रीशेड्यूल करा लें, रिस्ट्रक्चर करवा लें, और वो उस पर जाना पड़ेगा। ये घाना में हुआ, ये श्रीलंका में हुआ, जब जो IMF प्रोग्राम्स ले चुके हैं वहाँ पे भी उन्होंने लोन्स को रिस्ट्रक्चर किया। रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होगा कि आप फिर उसको दोबारा एक लॉन्गर टर्म पे लेके चले जाते हैं, उसके इंटरेस्ट पेमेंट का शेड्यूल दोबारा रीशेड्यूल होता है। तो मामला ये है कि हम किस तरह से, सवाल मेरे ख्याल शायद ये होना चाहिए कि हम किस तरह से IMF के क्रचेस से बाहर निकले। इस कशकोल को कैसे तोड़ें आप कह रहे हैं? कशकोल तोड़ने का लफ्ज़ इतना क्लीशेड हो चुका है कि मैं उसको इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। ठीक है। तो हम उस बेसाखियों को किस तरह से छोड़ें, उसके लिए देखें पाकिस्तान में यंगेस्ट पॉपुलेशन है, हम ये सुन रहे होते हैं, अब शायद 25 करोड़ आबादी हो गई, नए सेंसस के आएंगे आधा तो शुमार तो पता चल जाएगा। हम इस और बहुत अरसे से हम बात कर रहे हैं, हमें पता था कि इतनी आबादी होगी, हम इस आबादी को यूटिलाइज अभी तक नहीं कर पा रहे। अभी आप भी देखें, कल इकोनॉमिक सर्वे आया, इकोनॉमिक सर्वे में सियासत से लेके और जिस तरह की भी गुफ्तगू हुई आप सुनते रहे, पुराने वालों पे डालते रहे, और सागडार साहब कहते रहे, मीडिया पे भी उन्होंने डाला कि आप लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे बेसिकली कि ये जो डॉलर है असल ये है ये, और आपको जो दिखाया जा रहा है वो उसमें 40-45 रुपए का फर्क आ रहा है। अब कसूर हमारा है असल। हाँ, कसूर आप लोग के समझाने में इकोनॉमिक मैनेजर्स का नहीं है। लेकिन आप ये देखें, इस मुल्क से हर रोज इस साल जब से शुरू हुआ है 174 लोग बाहर जा रहे हैं। हर रोज जा रहे हैं। पिछले साल 8 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए, रिकॉर्ड। और आपको याद होगा कि एक बड़ा मशहूर इंटरव्यू था जब हमारे वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब बैठे थे CNN की एक एंकर के साथ, और उन्होंने पूछा था कि वाई एवरी पाकिस्तानी इज विलिंग टू लीव द कंट्री। तो उनका बड़ा एक सादा और प्यारा सा जवाब था कि वाई डोंट दे लीव देम, इफ दे आर विलिंग टू गो वाई डोंट दे लीव देम। तो मेरे ख्याल में शायद ये इनके जहन में ये है, क्योंकि इस वक्त आप ये देखें हमारी जितनी एक्सपोर्ट्स हैं उतना ही हमें कमोबेश रेमिटेंसेस मिल रहा है, और वही सहारा है हमारा। अच्छा, वही हमारी लाइफ जो बात अभी आपने गिलानी साहब की है ना, इसी तरह का एक बयान डार साहब का भी है कि अल्लाह ने पाकिस्तान क्रिएट किया है, वही इसको संभालेगा। तो आप मेरे से इतनी एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। जाहिद हुसैन साहब। अच्छा जाहिद साहब, मुझे आप ये बताइएगा, मैंने अभी तक जितने एनालिसिस सुने हैं, इस बजट को देखने के बाद हर कोई कह रहे हैं कि हम 2-3 साल तो इस क्रंच से नहीं बाहर निकल सकते, कोई शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं? जी, मुझसे पूछ रही हैं? जी जी, आपसे पूछ रही हैं। जी, पहली बात तो ये कि आप लोगों की गुफ्तगू सुन के मुझे मजा आ रहा था, और बड़ा अच्छा लग रहा था कि जिस तरीके से आप लाइटर वेट में या लाइटर टोन में जिस तरीके से बजट के
जो खूंखार किस्म के Thank you, चीजें sir. हैं उसको हाईलाइट कर रहे हैं। और अब आपने जो मुझसे पूछा है, तो पहले एक बात जरा आप मेरी करेक्शन कर दीजिएगा, वो ये कि जो नया रेवेन्यू टारगेट आ रहा है वो 9,200 अरब रुपए का है, और इस साल जो हमने रेवेन्यू कलेक्ट किया है वो कोई 7,000 अरब के लगभग है, 6,900 या 7,000। तो 2,200 अरब रुपए के नए टैक्स लगने जा रहे हैं, 700 अरब रुपए के टैक्स नहीं लगेंगे, 2,200 अरब रुपए के। राइट सर। और ये तकरीबन पिछले जो रेवेन्यू जो हमने जो अचीव किया है या हमने वसूल किए हैं उसका 30% जो है वो इंक्रीज है रेवेन्यू में। तो एक तो ये सूरत हाल है कि इसमें बड़े शदीद किस्म के नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं, और डेफिनेटली जो 7,000 अरब रुपए जो लोग दे रहे थे उन्होंने ही अब ये 9,200 अरब रुपए भी देने हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो टैक्स बेस है वो तो वसी हो नहीं पा रही, क्योंकि एक और भी मैं आपको चीज गुजारिश करता हूँ कि तकरीबन 4,000 अरब रुपए हम लोग टैक्स नहीं देते, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो तरक्की पजीर ममालिक का या जो हमारा इकॉनमी का साइज है $450 अरब डॉलर का, तो उस हिसाब से हमें कोई 11-12 हज़ार अरब रुपए टैक्स देना चाहिए, जबकि हम दे रहे हैं सिर्फ 7,000 अरब। तो इसमें कोई 4,000 अरब रुपए हम टैक्स नहीं देते। तो अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो फिर गवर्नमेंट के पास स्पेस तो नहीं आएगी। तो वो हमारे पास जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हजरात हैं जो, और इस तरीके से बहुत सारे दूसरे शोबे हैं जो अपना जो ड्यू टैक्स जो है वो नहीं देते। तो एक तो ये चीज है कि 4,000 अरब रुपए का टैक्स है, लेकिन अभी से अरब रुपए का जो टैक्स इन्होंने इंक्रीज किया है, तो इससे ही उन लोगों की चीखें निकलेंगी जो जाहिद साहब सॉरी टू इंटरप्ट सर, माजरत के साथ प्लीज अपॉलॉजीज सर, लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूं सर कि हम हुकूमती अखराजात कम क्यों नहीं करने की बात कर रहे हैं। हम क्यों नहीं हुक्मरानों से कह रहे हैं कि अपने 10 करोड़ की गाड़ी को बेचकर एक छोटी 600 सीसी गाड़ी पे आ जाओ, क्योंकि मुल्क के मुआशी हालात ऐसे हैं। जब वो जाते हैं कर्जा लेने IMF के पास तो 25-50 लाख की रोलेक्स घड़ी पहनी हुई होती है। वो लोग भी देख के हंस रहे होते हैं कि भाई ये लाहो लश्कर के साथ आ रहे हैं, 15-20 लाख के तो उन्होंने सिर्फ कपड़े पहने हुए, 50 लाख की घड़ी पहनी हुई, हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो हम ऑस्टेरिटी मेजर्स कब दिखाएंगे सर? हुक्मरान अपने खर्चे कब कम करेंगे? कब तक हम सर, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, गवर्नर हाउस की जो बुलेट प्रूफ मर्सिडीज है ना सर, उसका जो रन फ्लैट टायर है वो एक टायर आज के दौर में 20 लाख रुपए का है। हर साल 4 टायर चेंज होते हैं सर हर गवर्नर हाउस में। अंदाजा कीजिए कि एक टायर 20 लाख रुपए का है, तो इतनी शाह खर्चियां कब कम होंगी? इनको रियलिटी चेक कौन देगा सर? रहना भी हमने 5 स्टार होटल में है, ऑब्वियसली पाकिस्तानी है। एक दफा ये आप बिल्कुल ने और फिर उसके बाद क्या बिल्कुल हुआ आपको याद होगा। जी जाहिद साहब प्लीज कंप्लीट करें फिर। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और हमें अपना एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए, खासतौर पे जो गवर्नमेंट के लल्ले तरल्ले हैं इन्हें हमें फौरी तौर पे बंद करना चाहिए। लेकिन मैं आपको इसमें भी एक और फूड फॉर थॉट देता हूँ कि जब एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं तो आपको पता है कि जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये तकरीबन 80 इदारे हैं जो कि लॉस कर रहे हैं, और ये 800 अरब रुपए साल का लॉस कर रहे हैं। तो हम अगर इन चीजों को प्लग करें और इन इदारों को प्राइवेटाइज करें तो ये जो 800 अरब रुपए के एक तो लॉसेज है, ये इदारा मैं और आप दे रहे हैं, टैक्स पेयर दे रहा है, और इससे हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ती है। तो लिहाजा एक तो ये इदारे प्राइवेटाइज अगर हम करेंगे तो ये परफॉर्म भी करेंगे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा, और ये कि ये लॉस कर रहे हैं ये नहीं होगा। कि हम बातें बहुत सारी करते हैं, हम स्ट्रेटेजीज बहुत सारी बताते हैं, सजेशंस आपकी भी हैं, सभी दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी नीयत नहीं है, विलिंगनेस को अमल लो, कोई इनिशिएटिव लिया जाए ये नजर नहीं आता। हमारे रिपोर्टर्स की नीयत अच्छी है, वो धूप में खड़े हैं। बिल्कुल, इस वक्त लाला असद पठान हमारे साथ है, पहले उनकी तरफ चलते हैं। अब्दुल हसीब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अवैस सत्तार भी हमारे साथ हैं। तो पहले अब्दुल हसीब आपकी तरफ आ जाते हैं, कहाँ किस मार्केट में मौजूद हैं और इस बजट पर जो आज आने वाला है क्या देख रहे हैं अमल आप? जी देखें, बिल्कुल मैं सब मौजूद हूँ शाहबुद्दीन मार्केट है, कराची की एक बड़ी मार्केट यहाँ पर है, और बड़ी तादाद में शहरी भी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं। जहाँ तक बात है लोगों की उम्मीदों की बजट के हवाले से, तो बजट के आदाद शुमार पर जो माहिरीन है वो तो उसको बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन आम शहरी के लिए जो बजट के अंदर समझने की चीज़ें हैं वो बहुत कम होती हैं। अगर बात की जाए सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की, तो पेट्रोलियम लेवी को भी 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये फी लीटर करने की जो है वो तजवीज़ है। इसी तरीके से 900 अरब रुपये के जो है वो महसूलात का हदफ रखा गया है। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो है वो लोग जो है वो खासे जो है वो परेशान नज़र आते हैं, और इसके साथ साथ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उससे बात भी करते हैं। बजट में पेट्रोलियम लेवी पर जो है वो 10 रुपये मजीद बढ़ा रहे हैं, मजीद नए टैक्सेस भी लगा रहे हैं। आप समझते हैं ये आवाम दोस्त बजट होगा? भाई दरअसल ये आवाम को तो, पाकिस्तान के आवाम, गरीब आवाम को तो ये चाहिए बजट चाहे बढ़े या कम हो,
उनको तो खाने पीने की रोज़मर्रा की अशियाएँ, आटा, चीनी, चावल, गोश्त वगैरह ये सस्ता मिलना चाहिए। उनको आवाम को तो पता भी नहीं है, बहुत से लोगों को बजट है क्या चीज़ किस पे पैसे बढ़ेंगे, किस पे कम होंगे। अभी 10 रुपये पेट्रोल में बढ़ते हैं, एक रक्षा चिंगसी पे चलने वाला वो 10 रुपये एक आदमी में बढ़ा देता है, वो 80 रुपये वसूल कर रहा है, पेट्रोल वाले ने 10 रुपये वसूल किए हुए हैं। कोई भी पुरसाना हाल नहीं है। इन चीज़ों के रेट, जिन चीज़ों के रेट नहीं निकालने हैं उनके रेट निकाल दिए गए हैं। लेकिन ये तो सब्जी है, कभी ज़्यादा आती है कभी कम आती है, इसका तो कोई बजट से फिर कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बजट के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में, उनकी पेंशन में इजाफा किया जाता है, लेकिन जो प्राइवेट जो नौकरी करने वाला बंदा है, जो दिहाड़ीदार तबका है, उनके लिए जो है वो बजट में कुछ तरह का डायरेक्ट रिलीफ नहीं होता। भाई ऐसा है, जो प्राइवेट लोग काम करने वाले हैं बेचारे, वो तो दिहाड़ी वाले हैं, उनको तो मुख्तसर जितने मुद्दत है पैसे की वो उतने ही मिलने हैं, चाहे वो महंगाई हो या सस्ताई हो। एक आम आदमी पे जो लॉस पड़ रहा है, गरीब आवाम पे, जो रोज़मर्रा के कमाने वाले हैं, मजदूर पेशा आदमी हैं, उन लोगों पे ज़्यादा लॉस पड़ रहा है। इसलिए कि अगर दुकान पे राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम रुख करेंगे फैसलाबाद का, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। उवैस सत्तार, उवैस बताइए फैसलाबादी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या तवक्कुआत हैं बजट से? उवैस सत्तार, आप मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज बताइए। चलिए, वैसे हम कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, और बड़ी एक तला अजीब सी बात है कि जाहिर है बारी साहब मेरा जो सवाल था जाहिद हुसैन साहब से ऑस्टेरिटी मेजर्स वाला, उसका एक हिस्ट्री के एक रेफरेंस दे रहे थे कि तारीख में ऐसा हो चुका है पहले जुनेजो साहब की हुकूमत में। जी बिल्कुल, उन्होंने सबको सुजुकी में बिठा दिया था 800 सीसी की, और फिर उनको किसी और गाड़ी में बिठा के चलता कर दिया गया। वो एक वाहिद वजीर आज़म आए थे पाकिस्तान की तारीख में जिन्होंने, और जाहिर बात है देखें, आप ये बताइए कि एक मुल्क जिसने अभी इस 20 अरब डॉलर की जो है हमने ये ऑयल इंपोर्ट की है, जो हमारा मेरे ख्याल है 60-70% हमारा उसका इंपोर्ट बिल का बनता है। उसके अलावा फिर हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हमें जितने हम आप पावर प्लांट्स लगा रहे हैं वो सारे इंपोर्टेड फ्यूल डिपेंडेंट हैं। यस, फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड करते हैं। आप किस तरह से इस मुल्क को चला सकते हैं आगे? एक बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप ये भी दोनों हमारे नौजवान जो खड़े हुए थे इस वक्त फील्ड में जी, इनके पीछे आपको एक सन्नाटा नजर आया होगा, वहाँ पे लोग नजर नहीं आ रहे आपको। अभी एक गवर्नमेंट का फरमान आया जो सेकंड टाइम आया कि बाजार 8-8:30 बजे बंद कर दिए जाएं। आप ये देखें, पूरी दुनिया में जिन मुल्कों में एनर्जी की डेफिशिएंसी नहीं है वहाँ पे भी बाजार मगरिब से पहले, अंधेरा होने से पहले बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो ना, ये अभी हुकूमत की रेट का मसला है, या ये ताजरों का प्रॉब्लम है, या फिर ये हमारी आवाम का मसला है कि ये ना वक्त पे जाते हैं चीज़ें लेने, और जिसकी वजह से ये एनर्जी बिल बढ़ाए। बहुत बड़ा इसका लिंक है। अब सिर्फ कराची वाहिद शहर है जिसमें आप ये देखें, उन्होंने वो पूरा उसका ग्राफ चेक किया तो पता चला कि यहाँ पे रात से तो एनर्जी पीक पे आना शुरू होती है और फिर रात गए तक जारी होती है। हमको ये अपनी हैबिट्स बदलनी होंगी, साथ साथ गवर्नमेंट के साथ साथ हमें भी अपनी हैबिट्स बदलने की जरूरत है। इंडिविजुअली अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, तभी चीज़ें बेहतर होती हैं। अच्छा, इस वक्त अवैस सत्तार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अवैस, बताइएगा आप फैसलाबाद की किस मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर लोग क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आज वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया जाएगा। हुकूमत ने कितना टैक्स इकट्ठा किया, किस इदारे किस चीज़ के लिए कितना बजट रखा, इससे जो आम आदमी उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आम आदमी की ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें सस्ती हो जाएं, उसको उससे मतलब होता है। मैं इस वक्त फैसलाबाद के रियाज शाह चौक में मौजूद हूँ। ये एक बड़ी मार्केट है और मैं एक जनरल स्टोर में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। जिन लोगों से हमने बात की, हर शख्स जो सबसे ज़्यादा रोना रोया है वो महंगाई कह के हुकूमत सिर्फ महंगाई कम कर दे और हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए। हमारे साथ इस ओनर भी हैं मौजूद हैं, बात करते हैं। अच्छा, आप तो खरीदारी करते रहते हैं, माल लाते हैं, फिर आगे सेल करते हैं, तजारत करते हैं, तो क्या मेन तवक्को करते हैं बजट में हुकूमत कुछ रिलीफ दे पाएगी इस दफ़ा? जी देखें जी, हुकूमत को चाहिए कि बजट में रिलीफ करे और टैक्सेस हैं जो कम से कम लगाएं, ताकि जो हम चीज़ें पीछे से परचेज़ करते हैं वो हमें सस्ती मिलें, और हर चीज़ के ऊपर सब्सिडी होनी चाहिए ताकि लोगों को सब्सिडी दी जाए। ठीक है, तो जब पीछे से हमें चीज़ें महंगी मिलेंगी तो हम फिर वो गाहक को भी महंगी देंगे ना, तो फिर वो कहते हैं महंगाई हो गई है, आमदन कुछ है नहीं, महंगाई इतनी है, तो लोग इनको चाहिए कि कोई ना कोई और रास्ता निकाले। अच्छा, बिजली और गैस के जो रेट्स हैं इन पर बड़ा मसला है। बिजली महंगी है, गैस महंगी है। अब तवक्को कर रहे हैं हुकूमत इस हवाले से भी कोई रिलीफ देगी कि शायद यूनिट्स का रेट कम कर दे, या कोई स्लैब रेट है जो सुई गैस का उसमें कोई कमी लेकर आए?
मेरा नहीं ख्याल कि ये करेंगे कुछ, क्योंकि मुल्क में है तो है कुछ नहीं, ठीक है। ऊपर से इनको जो IMF से ना तो कोई किस्त अभी तक मिली है, ये क्या बजट पेश करेंगे? हमारी समझ से तो बालत आ रहा है सारी चीज़ें। मजीद महंगी का हम सोच सकते हैं। अवैध सत्तार बिल्कुल अवाम गिला करते ही दिखाई दे रहे हैं। अवैध सत्तार हमारे साथ, अब्दुल हसीब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शाहिद हुसैन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये हदफ तो हमने पिछली बार भी रखे थे, इनसे बड़े बड़े रखे थे और कोई भी हदफ हासिल ना हो सका, तो ये हदफ जो होते हैं, अच्छा मैं साथ साथ जावेद कुरैशी साहब को वेलकम करेंगे, अंजुमन ताजरान के रिप्रेजेंटेटिव है, मैं ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू जावेद कुरैशी साहब फॉर जॉइनिंग अस। जाहिद हुसैन साहब, मेरा सवाल ये था कि टारगेट्स तो हम रख देते हैं, लेकिन इन रियलिटी इन टारगेट्स की कोई हैसियत नहीं होती, लगता है ऐसा है कि कोई औकात भी नहीं होती, सिर्फ दिल बहलाने के लिए, दिल पिशोरी के लिए ये हदफ रखे जाते हैं, हकीकतन कुछ हासिल नहीं होता, जिस तरह हमें नजर आ रहा है अभी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। अब जाहिर है कि आपने बजट बनाना है, तो बजट बनाना है तो उसकी कोई एक्सरसाइज भी करनी है, और वो सारी ये चीज़ें जो हैं एक फार्मूला बजट के लिए ज़रूरी होती हैं कि आपको ये बताना होता है जी फलां शुबे में इतना, फलां में इतना, फलां में इतना। और बाकी तो कहते हैं ना कि जी वो मैं और शेर आमने सामने आए, तो उसने कहा जी फिर क्या हुआ, उसने कहा जी फिर जो शेर ने करना था वही करना था। तो वही बात है कि अब जो हालात हैं वो हालात के सामने तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस जो मैं अभी गुजारिश कर रहा था वो अगर करनी नहीं है, 600 अरब रुपए की चोरी भी करनी है और 800 अरब रुपए के हमने ये लॉसेस भी करने हैं स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन में, 4000 अरब रुपए के टैक्स भी वसूल नहीं करने हैं, तो पर नाला वहीं का वहीं अगर बहना है, तो फिर ये हमारी किस्मत के फैसले भी इसी तरीके से होने हैं कि ये कट पेस्ट होगा, फार्मूला बजट होगा। तो ये स्ट्रक्चरल हमें ठीक करने बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम लोग ये बात बार बार करते आए हैं कि स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है। 5 अरब रुपए के लॉसेज हैं। बिल्कुल। अच्छा जावेद कुरैशी साहब, आपको क्या लग रहा है, जावेद साहब, आपकी नजर में भी ये फॉर्मूला बजट है जो कि आ रहा है, या फिर आप समझते हैं कि हुकूमत मजबूर है, जाहिर है उनको अपने भी तो मफाद देखने हैं, बजट ऐसा ही बनता है, ऐसा ही बनेगा आगे भी? शुक्रिया आपका। मैं मियां जाहिद साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और जो बात उन्होंने जो कही है कि ये फार्मूला बजट ही है, आप ये देखें कि टैक्सों की भरमार है पूरे यानी बजट के अंदर। मजीद जो टैक्स जब लगेंगे, अभी हदफ जो हमें 9200 अरब रुपए का मजीद जो दिया है कि टैक्स हमें कलेक्शन करना है, मैं हुकूमत को एक तजवीज देना चाहता हूँ, मजीद टैक्स लगाने के बजाय आप कम अज कम टैक्स का दायरा कार बढ़ाएं। क्यों नहीं लोग यानी टैक्स के दायरे कार में आप उन्हें लेकर आते? इसकी वजह से आप ये देखें कि टैक्सों के बोझ के अंदर इस वक्त तमाम लोग दबे हुए हैं और आवाम को कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा। तो ये तजवीज है कि आप उनके अंदर जो कमर्शियल मीटर हैं उन्हें उसमें लेकर आ जाएं टैक्स के दायरे कार में। क्यों नहीं आप उनसे लेकर आते? सर वो इसलिए नहीं लेकर आते कि स्टील मिल को बंद हुए 10 साल हो गए, लेकिन तनख्वाहें फिर भी जानी है। अगर तनख्वाहें नहीं गई तो फिर बहुत सारे मसले खड़े हो जाएंगे। 208 इदारे हैं ऐसे। तला मैं आपसे एक बात ये कहता हूं, बिल्कुल आप वजह कह रहे हैं, ये हमारे जो सेक्टर जो इस टाइम PIA है, रेलवे है, स्टील मिल है, ये हमारे ऊपर अजाब बनकर हुए। क्यों नहीं इसकी निजकारी की जाती? क्या रुकावट है इनके अंदर? कौन सी कानूनी पेचीदगियां हैं? ये तमाम का तमाम पैसा अवाम की जेब से निकल रहा है। हुक्मरानों की अयाशियां खत्म नहीं हो रही। मैं बारी साहब जो बात जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हम बाहर जाते हैं यूरोप, अमेरिका या कोई भी मुल्क में, वो हमारे ठाट बाट देखकर तो हमें कहते हैं कि दारुल अपने यानी किसी अरब कंट्री से ये लोग आए, लेकिन हमारी सूरत हाल ये हम भिखारी हैं। पूरी दुनिया के सामने हमने कशकोल। तो कुरैशी साहब, भिखारियों के हुक्मरान 10 करोड़ की गाड़ी में क्यों चलते हैं? उनको बिठाएं ना 600cc गाड़ी में। हम भिखारियों के हुक्मरानों को बादशाह बना के क्यों दुनिया में भेजते हैं? देखिए, हमारा अलमिया यह है कि इस साल अब इलेक्शन होने हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि इलेक्शन के बाद भी जो आने वाला हुक्मरान है वो पिछली हुकूमत को गालियां देता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि मेरी डायरेक्शन सही है। हमेशा की तरह जावेद साहब, इलेक्शन चोरी होता है, यही खबरें हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हुकूमत आती है वो कहती है जी पिछली हुकूमतें कर गई, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी भी जो बजट आ रहा है वो 6-8 महीने के लिए बजट आ रहा है, वो टैक्सेस की भरमार होगी, फिर आगे IMF डीलिंग जब उसकी बात आएगी तो बोलेंगे हम क्या करें, पहले उन्होंने काम खराब किया हुआ था। इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग इस बिगाड़ को ठीक करने के लिए अपनी नीयत क्यों नहीं बनाते? आखिर वो वक्त कब आएगा पाकिस्तान बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं बारी साहब पाकिस्तान में वो वक्त आएगा, हमारे हुक्मरान सही हो जाएं,
मैं ईमानिया बात कहता हूं कि हमारा मुल्क खुशहाल है, हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो है टैक्सों की जो चोरियां हैं वो हम रोक नहीं पाते, मजीद उस पर टैक्स डाल दिया जाता है। कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स आप करें कि आप एग्रीकल्चर पर लगा दें, रियल स्टेट पर लगा दें, एटलीस्ट या अशरफ खुरनोश पर टैक्स कम करें कि आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने अरब रुपए कितने टैक्स लगाते हैं। कुरैशी साहब विल कम बैक टू यू। खुर्रम बारी साहब भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कुरैशी साहब, और मुझे भी बारी साहब से एक इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा था, लेकिन कान में मुझे शोर में कहा जा रहा है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। लीजिए एक ब्रेक। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। बजट स्पेशल ट्रांसमिशन भी चल रही है हमारे प्रोग्राम में। इरफान इकबाल साहब को वेलकम करेंगे डिस्कशन में। एफपीसीसीआई से उन्होंने ज्वाइन किया है, और भी बहुत सारे लोग, मियां जाहिद हुसैन हमारे साथ हैं, कुरैशी साहब हमारे साथ हैं स्टूडियो में, खुर्रम बारी साहब हमारे साथ मौजूद है, मेरे उस्ताद भी हैं। खुर्रम बारी साहब, दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट सब्जेक्ट, सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज का है। पिछली क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस शर्म अल शेख मिस्र में हुई थी, जहां वजीर आजम पाकिस्तान पूरी अपनी काबीना के साथ लाहौर लश्कर के साथ गए थे, और वहां पे बड़ी स्पीचेस तकरीरें हुई थी। $9.5 बिलियन के प्लेजेस यानी वादे हमें किए गए थे। इसके बाद शहरी रहमान साहबा मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज वापस आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम फिजिबिलिटी बनाकर भेजेंगे, फिर ये पैसे हमें मिलेंगे और हम लगाएंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। अब मैं ये देख रहा हूं कि दूसरी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस अब यूएई में आ गई है, इस साल दिसंबर में होनी है, और उन्होंने सर पूरे शहर मजदर के नाम से शहर बनाया जो रिन्यूएबल एनर्जी का है, सोलर पार्क्स बना दिए हैं, और कह रहे हैं कि 2050 तक हम फॉसिल फ्यूल से भी हट जाएंगे। अब इस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में भी हम उसी तरह जाएंगे लाहौर लश्कर के साथ, और वैसे ही खाली हाथ वापस आएंगे। और इसहाक डार साहब कह रहे थे अपनी तकरीर में कि सैलाब की वजह से भी कितना नुकसान पहुंचा। हमें मालूम है कि हर 2 साल के बाद सैलाब आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन हम क्लाइमेट चेंज को इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे हैं। सर कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा देनी चाहिए। होता यह है कि वो जो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात है कि आप जाते हैं, अटेंड करते हैं, बल्कि खर्चा ज़्यादा कर देते हैं, और वहाँ पे आपके जो वजीर जाते हैं वहाँ लेके कुछ नहीं आ पाते। बात ये कि ये प्लेजेस जो है ना, ये बड़ा एक ड्यूबियस वर्ड है, उसको रियलाइज़ करने में, कन्वर्ट करने में, टेंजिबल चीज़ों में वो बड़ा मुश्किल होता है, और वो बड़ा उसमें वक्त लगता है, और जब तक दूसरी कॉन्फ्रेंस आ जाती है, ठीक है, या दूसरा सैलाब आ जाता है। आप ये देखिए, जिसको करना होता है वो कर रहा होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा यास्मीन लारी साहिबा की, जिन्होंने वहाँ पे लो कॉस्ट हाउसिंग बनाई है। वहाँ पे उन लोगों को एम्पावर किया है। वो एक खातून है, वो शी इज मेकिंग, आई थिंक उन्होंने इतने चूल्हे बनाए, कोई 80 या 90 लाख रुपए उन्होंने। सोलर पावर चूल्हे हैं शायद सर? नहीं, वो मिट्टी के हैं, वो उसके जो होते हैं बायोगैस वगैरह करके, और वो यूके भी लेके गई उस खातून को, उसका नाम मुझे याद नहीं है। बात यह है कि आप इन लोगों को तलाश, आपके मुल्क में बहुत टैलेंट है, आप इन लोगों को तलाश करके इनको एम्पावर तो करें, लेकिन आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट आता है, आप नहीं चाहते, क्योंकि सैलाब को लेके आप दुनिया भर में एक स्टिकर के तौर पे, एक अपने इश्तिहार के तौर पे लेके फिरते हैं, और चाहते हैं कि इससे हमें। बारी साहब की बात करें, थोड़े दिनों पहले हमारे पास एक गेस्ट आए थे, अमान साहब उनका नाम था, जो कि स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज पर वो काम कर रहे थे, और बाहर से उनके कुछ कोर्सेज भी थे इसी से रिलेटेड। आप यकीन करें, वो शख्स ये कह रहा था कि मैं हालांकि डिसेबल हूँ, मेरी टांग में प्रॉब्लम है, जिस ऑफिस में जाता हूँ फंड्स नहीं है, सीरियसनेस नहीं है, हाँ करेंगे, बताएंगे, क्या करेंगे आप। मतलब ये आप अंदाजा लगा रहे हैं कि वो प्रॉब्लम जो वर्ल्ड वाइड एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है, कि मतलब डेंजर बना हुआ है, उसको लेके हमारी सीरियसनेस का आप अंदाजा लगा लें। मैं रिसर्च कर रहा था बारी साहब, तो मुझे मालूम पड़ा कि पाकिस्तान में जो लोग मछली खा रहे हैं वो प्लास्टिक खा रहे हैं। अपने 114 किस्मों की मछली में प्लास्टिक है, हर किस्म के पानी के अंदर प्लास्टिक है। इंटरनेशनल कंपनी ने को 250 मिनरल वाटर की बॉटल्स चेक की, 17 क्लियर हुई, बाकी सबके अंदर प्लास्टिक पाया गया। हम जो हवा ले रहे हैं, क्योंकि हम कचरा जलाते रहते हैं तो वो टॉक्सिन्स हवा में आते हैं, अपने फेफड़ों में प्लास्टिक डाल रहे हैं। हमें हर किस्म का कैंसर होने लगा है 25, 30, 35 साल की उम्र में, लेकिन हम सोच नहीं रहे हैं। हर चंद साल में K2 पहाड़ के जितना जो है वो प्लास्टिक जनरेट करता है पाकिस्तान। इमेजिन अबाउट 3.9 मिलियन टन जो मैंने सर पढ़ा था। हैरत की बात है, हमें परेशानी। और एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जो हमारे प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले थे, शारिक वोरा साहब, तो वो एक प्लास्टिक को उन्होंने रिसाइकिल करने का बहुत बड़ा प्लांट बना दिया है, लेकिन गवर्नमेंट उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रही है, ना कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। छोटी सी बात कहूंगा तला, देखिए हमारे पास यंग रिसोर्सेज मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो जा रहे हैं, उनको पता नहीं कि वो कहाँ जाएं। अभी आपको देखें, हमारे इवन मीडिया फील्ड में लोगों को नहीं पता कि वो कहाँ जाएंगे, ग्रेजुएट हो रहे हैं बराबर। इन लोगों को अगर यूटिलाइज करें, इनको नौकरी भी चाहिए, इनको आगे एक लाइफ करियर भी चाहिए, इनके पास आइडियाज हैं, इनको मसला बना रहे हैं घरों में। मसला ये कि इन तक पैसा पहुंचे कैसे। बात ये है कि बड़ा दुख इस बात का होता है कि एक लेमैन को बारी साहब कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर्स क्या दिए गए हैं बजट के उस पूरे वॉल्यूम के अंदर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता IMF से डील हुई नहीं हुई, बोर्ड मीटिंग हुई नहीं हुई। उसे ये फर्क पड़ता है कि खाना पकाने के लिए कुकिंग ऑयल उसको पहले कितने का मिलता था और अब कितने का मिल रहा है। 25,000 आपको पता है वेज है।
ये जो फैसला साजी करने वाले हैं, क्या बिल्कुल इनके दिल जिस्म में दिल नहीं है, कोई रहम इन्हें नहीं आता? मतलब क्या सोच इनकी होती है कि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ आते ही नहीं है, विलिंगनेस ही नहीं है? मेरे ख्याल है कि देखें, वो एक दो अलग दुनिया के रहने वाले हैं। वो इस गर्मी में भी, अब खैर इस्लामाबाद में मौसम बेहतर हो गया है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में बहुत शदीद गर्मी थी। सर वो हीटर के साथ तरबूज खा रहे हैं वहाँ पे ना, क्लाइमेट चेंज ने बड़ा कमाल किया है। उसमें वो सूट पहन के एसी वाली गाड़ी में आते हैं, एसी वाले कमरे में जाते हैं, एक तकरीर करते हैं आवाम के लिए और चले जाते हैं वापस। और उसी दौरान जो है वो आवाम लाइनों में लग के अपनी जानें दे रही है आटा बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वक्त हालात यकीनन एक आम आदमी के लिए, बल्कि एक आम क्या किसी भी खास आदमी के लिए भी बहुत बुरे हैं। सफेद पोश तबका परेशान। आप ग्रोसरी स्टोर में चले जाएं, मेरे आपके लिए प्रॉब्लम हो गई। अब आप जब ग्रोसरीज देने जाते हैं तो आपको पता है कि हर आने वाले दिन जो है वो चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट ये है कि कोई प्राइस कंट्रोल चेक है नहीं, तो इसकी वजह से अगर डॉलर या ये अपना आपका फ्यूल प्राइस कम भी होती है तो वो ट्रांसलेट नहीं होती और चीज़ें वो वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि और ये शायद इसकी वजह ये भी है कि जो हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने शायद कभी भूख भी बर्दाश्त नहीं की, कभी उन्होंने लाइन में लगने की जहमत नहीं की। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हमारे मुल्क में एक डैम बन रहा था। उसके बनने का दुख था ये मतलब दुख इस बात का है कि बस वो बन रहा था, काश वो अब तक बन चुका होता। बिल्कुल। देखें ये तो बहुत लॉन्ग टर्म बात है। इसमें एक और चीज़ भी है कि देखें कोई भी इकोनॉमी की हमने काफ़ी बातें की, हमें इकोनॉमी के लिए ये बात मुसल्लम है कि आपको एक लॉन्ग टर्म अप्रोच लानी पड़ेगी। इस तरह से नहीं हो सकता जैसे अभी आपने खुद कहा कि एक साल बजट आया और फिर पिछले लोगों पर डाल दिया जाए फिर आगे बढ़ जाए। तो ये कब तक पिंग पोंग खेलते रहेंगे हम, कब तक ये इस तरह से चलता रहेगा? आपको एक दुनिया, अभी सऊदीया में आप देख रहे हैं विजन 2030 चल रहा है, इस तरह से अभी चाइना के बारे में बात हो रही थी, वो 2050 के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा विजन कहाँ है? हम सुनते थे जब छोटे थे कि जी हमारा जो वो प्लान है वो मलेशिया ने ले लिया, वो आगे बढ़ गया, और कोरिया ने साउथ कोरिया ने ले लिया, हम पीछे के पीछे रह गए। जैसे उस्ताद अपने आप को डंडे से मार रहा है कि मेरे शागिर्द जो है वो आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गया। आप ही का शागिर्द हूं। मेरी नज़र में सर, आप मुझे तस्हीर मेरी कीजिए अगर मैं गलत हूं, मेरी नज़र में इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी इनफॉर्मल और ग्रे इकोनॉमी है, जिसके ऊपर हमने आंखें बंद कर ली हैं। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो नंबर्स आए थे जो मैंने रिसेंट पढ़ रहा था, वो 84,000 अरब पाकिस्तानी का हमारा जीडीपी था, यानी कि $280 बिलियन, जबकि वो $400 बिलियन के करीब होता था। हम $280 बिलियन पे हमारी जीडीपी आ गई है। तो इससे वाजे हो रहा है कि हम किस तरीके से डिक्लाइन कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपको कराची शहर, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बड़ी आबादी रखता है, वाहिद मेट्रोपॉलिटन शहर है, तिजारती दारुल खिलाफा है, यहाँ पर सर आपको स्मगल्ड सिगरेट, लस्सी, पेट्रोल, बिस्किट, चॉकलेट, साबुन, शैम्पू, क्या चाहिए आपको सब मिलेगा स्मगल्ड। अगर हम ये स्मगलिंग रोक दें, हम ये ग्रे इकोनॉमी बंद कर दें, हम इस सबको टैक्स नेट में ले आए, तो मैं नहीं समझता सर हमें कहीं कशकोल पकड़ना पड़ेगा। कुरैशी साहब रोशनी डालिए थोड़ी प्लीज सर। देखिए जी, मैं जो हालात खुर्रम बारी साहब जो बयान कर रहे हैं, कमोबेश मैं इनकी बातों से मुत्तफिक हूं। और मेरी बातों से कुरैशी साहब नहीं तला, आप तो माशाल्लाह आप जो है वो शागिर्द हैं बारी साहब के, तो आप कम थोड़ी होंगे उनसे। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। अच्छा, सूरत हाल यह है कि मैं एक अहम मौजू की तरफ जरा तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं कि किसी ने भी उस पर तवज्जो नहीं दी। पिछले साल जो सैलाब की जो सूरत हाल थी इंटीरियर सिंध में, वहां विफाक की तरफ से अपने इलेक्ट्रिसिटी बिलों पर उन्होंने 1 मंथ का बिल जो है वो खत्म कर दिया था। लेकिन बदकिस्मती देखे, बड़े प्यार से इन्होंने चूना लगाया 2023 के अंदर मई के बिलों में पूरे का पूरा वो अमाउंट उन्होंने उनके ऊपर लगा दिया। यार ये कौन सा मुल्क है? कैसे आप मुल्क चला रहे हैं? क्या आवाम को धोखाधड़ी से आप ये काम करते हैं? हालत यह है कि आपके यूनिट के जो रेट है वो खित्ते में सबसे ज्यादा हैं। इंडस्ट्री वालों को भी सबसे महंगी मिल रही है। गैस जो हमारी है वो हमें मिल नहीं पा रही, लाइट हमें मिल नहीं पा रही, और टैक्सों की भरमार है। और आज जब ये टैक्स शाम में आएगा तो आप ये देखें, ये 9,200 अरब रुपए का जब इसका टैक्स कलेक्शन होगा तो ये सारा पैसा आवाम की जेब से निकलेगा, महंगाई का एक नया सैलाब आएगा। लेकिन इनकी तरफ से हुक्मरान, इनकी अय्याशियां खत्म नहीं हो पा रही। इनकी जहाज की जो है वो काबीना है, और उनके आप अंदाजा करें कि उनके फॉरेन के टूर और उनकी गाड़ियां बेड़ा गर्क हमारे मुल्क का कर रख दिया।
तमाम अल्लाह ताला ने नेमतों से इस मुल्क को नवाजा है, लेकिन हुक्मरानों की है कि बादशाहत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जब तक जड़ को ठीक नहीं किया जाएगा, कुछ पॉजिटिव अगर होगा भी तो वो भी वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि जड़ ही ठीक नहीं की जाएगी। जैसे डॉलर का ना होना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा, कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव होता है वो भी वाइप आउट हो जाता है। मुझे ये बताइएगा, आपकी नजर में इस सारी सूरत हाल में इसका हल आप क्या समझ रहे हैं? मतलब कोई ऑन करेगा ये जो एलसीज बंद है, डैमेज हो रहा है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसको पकड़े जाके एक बिजनेसमैन? नहीं, बिजनेसमैन तो देखें वो अपना रोना रो ही रहा है हुक्मरानों के सामने, लेकिन मैं आपसे सच्ची बात कहूं, हमारा हुक्मरान सही हो जाए, ईमानिया बात है कि हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। जैसे लोग वैसे हुक्मरान। कुरैशी साहब, हमें मिनहसल कौम खुद भी बदलना होगा। सर, हम अपने इस तरीके से हम बदलेंगे, हमारा तो मैंडेट चोरी हो जाता है। आप जाएं अपना वोट कास्ट करने के लिए, जब जाकर वहां पहुंचते तो पता पड़ा कि आपका वोट तो कोई कास्ट कर चला गया। आज भी हम 75 सालों में वो पुराने डगर पर चल रहे हैं। लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए और अभी तक हम जमीन पर अलमिया है ये कुरैशी साहब, अलमिया है। लोग पहले ही प्रीएम्प्ट कर लेते हैं कि आगे क्लाइमेट चेंज इतना वर्स्ट होने वाला है, तो इसके लिए हमें अभी से ये करना है। इरफान इकबाल शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है, करंट इस वक्त प्रेसिडेंट हैं एफपीसीसी। साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर, मेरा आपसे सवाल ये है, बहुत सारे तज्जियाकार कह रहे हैं कि या पावर सेक्टर चलेगा या पाकिस्तान। जो हमारी डेट की सिचुएशन है, हर साल 25 अरब डॉलर चाहिए। क्या देख रहे हैं आप बजट में? ये कागजी खाना पूरी है, नंबर फजिंग है, लफ्जी गोलाबारी है, होना कुछ नहीं है। सर देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि आपका जो जीडीपी रेट है वो आपको पता है कि 0.29 पे हम इस वक्त चल रहे हैं। 0.29 पे 6% आज से 5-6 साल पहले 2018 से और ये तकरीबन 6% पे था। फिर ये होता होता कम ग्रेजुअली तकरीबन अब इस वक्त 0.29% पे हम पहुंच चुके हैं। रिजर्व आपके सामने 4.5 बिलियन पे है। हम तकरीबन 16 या 18 बिलियन से चले थे और उसके बाद ये पहुंचते पहुंचते हम यहाँ पे पहुंच गए। चीज़ें इस वक्त बहुत मुश्किल हो गई हैं और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर IMF का हमें मिल जाता प्रोग्राम तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद हम अपना कोप अप कर जाते और चीज़ों को थोड़ा बहुत हमें वहाँ सर्टिफिकेशन हो जाती, तो हमें डोनर्स जो हमारे जो हैं हमारा सारे वो उसमें हमें पैसे दे देते हैं। इस वक्त जो हालात है, इस वक्त हालात तो बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं। हालात बहुत मुश्किल है, बिल्कुल इरफान साहब। गवर्नमेंट गवर्नेंस पे बहुत बड़े बड़े सवालात उठ रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेरी तरफ से क्रॉस है। मुझे ये बताइएगा ना, ग्रोथ तो छोड़ दें, स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए आप कुछ कर रहे हैं? इस्तेहकाम पार्टी आ गई है, शायद अब स्टेबिलिटी आ जाए। सर देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि स्टेबिलिटी की तरफ तो हम उस वक्त तक जा सकते हैं जब हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुझे आती नजर कहीं नहीं आ रही। और अल्लाह करे मेरे अपना खदशात गलत हो और पाकिस्तान को ठीक हो जाए, लेकिन मुझे कोई चीज़ भी किसी चीज़ में मेरी डायरेक्शन में कोई सही चीज़ नजर नहीं आ रही। और इसलिए मैं बिल्कुल इस बात पे हूँ कि चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी। 2023 हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल होगा बजाय के जो 2022। बिल्कुल आप ठीक है। अच्छा बारिश साहब, आप मुझे ये लग रहा है कि आगे चलकर ना ये पीडीएम का इत्तेहाद भी टूटेगा, जो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन से पहले इनके नजरियात फिर वो अलग अलग हो जाते हैं, मैनिफेस्टो चेंज हो जाते हैं। अभी बाग में इलेक्शन हुआ है ना, वो कह रहे हैं जनाब नून लीग वालों ने चोरी की है, पीपल्स पार्टी वालों ने। आपने देखा भी होगा कि आसिफ ज़रदारी साहब जो है जितना ज़्यादा मीशत पे गुफ्तगू कर रहे हैं, शायद मेरे ख्याल है पहले कभी मैंने उनको नहीं सुना इतना करते हुए। तो यकीनन इकॉनमी इज़ एट द फोर फ्रंट। हर कोई चाह रहा है कि वो बताए कि मेरे पास वो जादू की छड़ी है जिससे मैं मीशत को बदल सकता हूँ। लेकिन देखिए, जादू की छड़ी कभी काम नहीं करती। ये सिर्फ फिल्मों में और फेरी टेल्स में तो करती है, लेकिन इन रियलिटी यू हैव टू पर्सिवियर। आपको एक चीज़ पे चलना पड़ेगा, एक प्लान बना के। जो बात हम कर रहे थे, हमारे पास निकलने का वाहिद रास्ता एक्सपोर्ट्स हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अभी ये बात हो रही है कि हमारे पास ये मसला इतना है कि डेफिसिट का प्रॉब्लम है और फिर वो इंपोर्ट की तरफ। हमारी तारीख में हमेशा जब भी ग्रोथ हुई है वो इंपोर्ट लेड ग्रोथ हुई है। हम इतना ज़्यादा मंगाते हैं, उसी से हमारी मईशत चलती है, और यही अभी दोबारा होगा। ये शौकत नरीन साहब ने भी यही किया, इंपोर्ट खोल दी थी, 6% ग्रोथ हो गई। अब ये उन्होंने जब ये इंपोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट किया, आपकी ग्रोथ रुक गई। अब ये बड़ा एक चिकन एंड एग सिचुएशन हो गई है। लेकिन अब आप डिलेमा नहीं है सर, इसका फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। सर इसकी वजह यह है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो नहीं दे रहे। आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी बैठ गई। अभी वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आप पाकिस्तान के पास $88 बिलियन एक्सपोर्ट पोटेंशियल मौजूद है,
पाकिस्तान का, ये पोटेंशियल कहाँ रखा हुआ है? बारी साहब, गाड़ी की जो बैटरी होती है ना, उसके अंदर जो पेपर इस्तेमाल होता है वो जापान से आता है। अगर वो पेपर ना आए तो पाकिस्तान में हम गाड़ी की बैटरी नहीं बना सकते। अंदाजा कीजिए, गाड़ी तो दूर की बात। मैं एक गाड़ी की अभी कंपनी में गया था, वहाँ पर उन्होंने सब पार्ट्स रखे हुए थे। मैंने कहा इसमें से कोई पार्ट्स आप जो बनाते हो, तो इवन साइलेंसर जो है उसमें भी वो एक कैटलिस्ट बनता है, तो वो कह रहे हैं ये भी हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। तो ये क्यों आपने किया हुआ है? आपने इंडस्ट्रीज को यहाँ पे क्यों ओवर प्रोटेक्ट किया हुआ है? ड्यूटीज, हाई रेगुलेटरी ड्यूटीज लगा के आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगाते? यहाँ पे आप कॉटेज इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगाते? जहाँ पे हर घर में, चाइना में आप देखें पीठ जुड़ी हुई होगी, लोग काम कर रहे होंगे, एक छोटी सी इंडस्ट्री मौजूद है और वो एक्सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट की तरफ क्यों नहीं जा रहा? मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता कि ये बजट कितना उस पर फोकस करेगा। आपका सारा फोकस एक्सपोर्ट पे होना चाहिए, वही आपका वे आउट है। IMF भी आपके पास आ जाएगा तो आप 5-6 महीने बाद फिर यहीं पे खड़े होंगे, क्योंकि आप वो कंज्यूम वही बात है कि हम घूम के दोबारा फिर वहीं आ जाते हैं। इरफान साहब, मुझे ये बताएगा एक्सपोर्ट आपके सवाल पे ना मुझे वो याद आ रहा है, तू घूम 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 घूम। बस अल्लाह ताला रहम करे हम पे। इरफान साहब, एक्सपोर्ट्स को हमें बूस्ट देना है, रेमिटेंस के लिए हमें कुछ अट्रैक्शन पैदा करनी है, इंटरनल इन्वेस्टमेंट के लिए हमें लोगों को कन्विंस करना है, कॉन्फिडेंस देना है, हमें अपना जो बेस्ट रेवेन्यू जनरेशन है उसके लिए टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है। ये अब मुझे भी पता है, हालांकि मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स नहीं किया हुआ, ये सबको पता है, लेकिन करेगा कौन, कब करेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। मैं इसका जवाब थोड़ा सा देता हूँ। देखिए, और हमें इसके लिए एक पैकेज लाना पड़ेगा, एक इंडस्ट्री के लिए पैकेज लाना पड़ेगा। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक नहीं होती, आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ती, आप एक्सपोर्ट बेहतर नहीं कर सकते, ये बात को याद रखें। इसलिए आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक इंडस्ट्रियल पैकेज देना होगा, ताकि लोग जिनके पास जो किसी किस्म की आप मिसाके मईशत की बात कर रहे हैं, आप मिसाके मईशत की बात नहीं कर, मसाके मईशत तो अपनी जगह पे रह गया, उसको आप छोड़ें। मेरी आप बात गौर से सुन लें, मसाके मईशत भी होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 15 साल का प्लान होना चाहिए और वो एक्सपोर्ट बेस पे होना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात कि हमें पॉलिसियां 4 चेंज करनी पड़ेंगी। नंबर 1, हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं लानी पड़ेगी, हमें ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए पॉलिसी नहीं लानी पड़ेगी जो इंसेंटिवाइज हो, ताकि वो सारे पैसे यहाँ पे लेके आते। नंबर 3, जब तक आपने डिवैल्यूएशन को ना रोका, मुझे बताएं कोई FDI कोई चीज आ सकती है यहाँ पे? कोई नहीं आएगा, इसलिए कि पैसे आप लेके आते हैं 300 रुपए में, कल क्या पता कि ये 500 रुपए में चले गया। तो ये जब तक इस चीज को कंट्रोल नहीं करते, आपके पास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं आनी, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो तीसरी बात जो मैं कहता हूँ, एग्रीकल्चर पॉलिसी, जिस तरह से हमारे यहाँ रियल एस्टेट हमने इन्वेस्टमेंट एक ट्रस्ट बनाया है, इसको कहते हैं रीच कहते हैं, इसी तर्ज पे मैं समझता हूँ कि हमें एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, ताकि जो गरीब हमारे फार्मर जो 80 गरीब हैं, जिनके पास ना वसाइल हैं, जिनके पास ना अपना टेक्नोलॉजी है, जिनके पास ना कोई अच्छा सीड है, जिसकी वजह ना अच्छी मशीनरी है, जिसकी वजह से हमारी ये ना सस्ती बिजली है, ना खुला पानी है। राइट इरफान साहब, वक्त की थोड़ी सी कमी है, अपॉलॉजीज फॉर इंटरप्शन सर, वक्त की थोड़ी सी कमी है। कुरैशी साहब, आपके कोई आखिरी अल्फाज कोई कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? तला 10 सेकंड दें, मैं कोई बात खत्म करना चाहता हूं प्लीज। हेलो जी प्लीज साहब। जी, मैं ये कहता हूं कि हमारी मईशत तो वेंटिलेटर पर है इस वक्त। फौरी तौर पर हमें माशी इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, इसके अलावा कोई हमारे पास हल नहीं है। राइट कुरैशी साहब, वक्त की कमी है, मैं बिल्कुल आपका पॉइंट समझ गया हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कुरैशी साहब का, इरफान साहब का, बारी साहब का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। ट्रांसमिशन बोल पे जारी है, लेकिन ये बात सच्ची है कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त वेंटिलेटर पे है, जिस तरह कुरैशी साहब फरमा रहे थे। नेशनल एक्शन प्लान हमने पहले ही बनाया था जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था, अब नेशनल इकोनॉमिक प्लान की जरूरत है, जो अल्लाह करे बजट में हो। ब्रेक लीजिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती।
बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।